हाँ जी। यस गाइस, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर ऑफ हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम्स में यू कैन एक्सपेक्ट कि इजीली 6 to 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर्स जो आप अपने सारे करिकुलम में पढ़ोगे। इसीलिए इस चैप्टर को मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूं ताकि सबसे पहले इजी वाली चीजें करेंगे। फर्स्टली तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिलेबस पे, एंड देन ओवर टाइम हमें ग्रिप मिल जाएगी। लेकिन चैप्टर को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आई डो नॉट फील कि मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में। अगर आप इधर तक आ चुके हो तो सो यू नो मी वेरी वेल। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 2 years। सीए एज वेल एज सीएमए स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं, एंड अकाउंट्स इज द ओनली सब्जेक्ट आई स्पेशलाइज इन। आई डू नॉट बिलीव इन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई बिलीव इन मास्टरिंग द वन। सो इस सब्जेक्ट की गारंटी तो आप मुझ पर छोड़ सकते हो। इस स्टूडेंट में आई हैव मेड इनफ ऑफ द सीएमए स्टूडेंट्स क्वालिफाई, तो आप उसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। बताइए, जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्या कैरी करना है? कुछ नहीं, लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो बुक है, दिस इज अ पीडीएफ कॉपी ऑफ आवर बुक हिसाब किताब। जिन स्टूडेंट्स ने हार्ड कॉपी मोड में परचेस किया है, आपके बुक पे आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑर्डर करने के विद इन 7 days आपके पास बुक की हार्ड कॉपी आ जाएगी। एंड जिस स्टूडेंट ने सॉफ्ट कॉपी मोड में परचेस किया है, आप रिस्पेक्टिव अपने कोर्स में जाइए, एंड उसमें जो नोट्स वाला फोल्डर होगा उसमें जाकर इस चैप्टर का स्पेसिफिक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने एंड पे रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर लेट अस स्टार्ट विद द वेरी न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर ऑफ हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब आ जाइए, पहले इन दो टर्म्स के बारे में जानते हैं। कौन से दो टर्म्स हैं? द फर्स्ट टर्म इज द टर्म ऑफ हायर परचेज एंड द सेकेंड टर्म इज नोन एज द टर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब मुझे पता है कि आज से पहले कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते होंगे। इंटरचेंजेबली मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे कई स्टूडेंट्स के लिए सर हायर परचेज ही इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, सर इंस्टॉलमेंट सिस्टम ही हायर परचेज है। तो फिर इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया कि दो नाम दे दिए? एक ही काम करना चाहिए था ना। अगर दोनों का मतलब सेम ही है तो इंस्टीट्यूट को सेफ ऑप्शन के पास जाना चाहिए था, एंड इंस्टीट्यूट या तो हायर परचेज लिखता या तो इंस्टीट्यूट इंस्टॉलमेंट सिस्टम लिखता। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने दो नाम अलग अलग दिए हैं, सो दैट मीन्स कि उसका कुछ तो रीजन है। एंड द सिंपल रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या है? मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूं, ठीक है? आइए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। एग्जाम में कई बार देखा गया है कि ये क्वेश्चन आता है, बिकॉज हमको पता है जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में क्या सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट कंटेन्स अ मिक्स ऑफ एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग। एंड आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हमारा जो स्टैंडर्ड पेपर आता है ना, उसमें जो एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, देन जो बैलेंस 75 मार्क्स का पेपर होता है ना, उसमें 7 में से एनी 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। एंड उसमें जो वेरी लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 7 होता है, उसमें जनरली सारे आपको थियरी क्वेश्चंस पूछता है। एंड थियरी क्वेश्चन का दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। तो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब चलो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस जानने से पहले और थोड़ा सा पीछे चलते हैं एंड देखते हैं कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। बिकॉज देखो, जनरली मुझे पता है कि काफी एजुकेटर्स ऐसे हैं जो आपको क्या बता के निकल जाएंगे लेकिन क्यों नहीं बताएंगे, लेकिन वो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन बच्चे को क्यों बताना। अगर बच्चे को क्यों पता होगा ना कि हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या जानने में उस स्टूडेंट को और ज्यादा मजा आएगा। तो मान लो आज आपके तारीख में आपको कुछ परचेस करना है, ठीक है? आज के तारीख में आपको कुछ परचेस करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपको एक कार परचेस करनी है। ये देखो कार, ठीक है हमारी, ये हमारी कार, देखो कार है। हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो सर, 2 चक व्हील है, ये लो 4 व्हीलर, ये लो 4 व्हीलर, बस ऐसी नहीं, हमारे यहाँ ऐसी होता है। अब मान लो आपको 4 व्हीलर परचेस करनी है। अब पहला ऑप्शन है
आप 4 व्हीलर परचेस करने के लिए शोरूम गए, कौन सी करनी है बताओ बेटा, कौन सी व्हीकल परचेस करनी है? मारुति सुजुकी। अरे सोच तो बड़ी रखो। क्या मारुति से, अरे क्या रे, क्या सोची छोटी रखते? अगर सोचना ही है तो लेट्स थिंक अबाउट BMW X7 सीरीज, है ना। हमको क्या करनी है, हमको BMW X7 सीरीज की मस्त सी एक कार खरीदनी है। अब अगर कार हमें खरीदनी है तो कार खरीदने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहली बात तो हम लोग शोरूम में जाए एंड उस कार को कैश में खरीद ले। कैश में खरीदना मतलब ये लो भाई रोकड़ा, ये लो रोकड़ा, ये लो अकाउंट ट्रांसफर। मेरे को ये कार मांगता है, मेरे को ये कार मांगता है। अगर आज मेरे पास पूरा कैश अवेलेबल है, मैं जाके इस गाड़ी को कैश में ले लूंगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है, इस कार को आपको क्या करना है, क्रेडिट में खरीदना है। क्रेडिट मतलब सर आज मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि विद टाइम मैं उतने पैसे अर्न कर लूंगा एंड मैं आपको टप्पे 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 में उस कार के पैसे चुकाऊंगा। मैं आपको टप्पे 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 में उस कार के पैसे को चुकाऊंगा। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर आप इस कार को आज कैश में लेते हो, अगर आज इस कैश को आप पूरा का पूरा पैसा आज लेके देते हो, तो ये कार आपको पड़ेगी मान लीजिए 55 लाख रुपीज। कितने में पड़ेगी? अगर पूरा पैसा आज जो दोगे तो कार आपको पड़ेगी 55 लाख रुपीज में। नाउ माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अगर कैश में खरीदोगे तो कार खरीदेगा 55 लाख रुपए, पूरा पैसा आज दे दिया तो। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को क्रेडिट पे खरीदोगे, क्रेडिट पे मतलब सर आज पैसा मैं पूरा नहीं दूंगा, सर आज मैं पूरा का पूरा पैसा नहीं दूंगा, लेकिन आज मुझे कार तो चाहिए। क्या पूरा का पूरा पैसा मैं आज देने वाला हूं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या मुझे उस कार का आज पोजीशन चाहिए? यस। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। शोरूम वाला मुझे बोलता है कि सर आप एक काम करो, आप डाउन पेमेंट दे दो। आई एम श्योर ये जो टर्म है डाउन पेमेंट, ये आपने घर की बुकिंग के टाइम पे कई सारी जगहों पे सुना होगा। अब कार का वेंडर मुझे कहता है सर आप एक काम करो, सर आप 15 लाख रुपए ना मुझे डाउन पेमेंट दे दो। सर आप एक काम करो, आप मुझे 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दे देना एंड जो बचा हुआ पैसा है ना आप मुझे 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना। एंड जो बचा हुआ पैसा है ना, आप एक काम करना, आप मुझे वो बचा हुआ पैसा 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना। इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3 एंड इंस्टॉलमेंट 4। नाउ माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, चैट में जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर बता देंगे कि अगर जो वेंडर मुझे गाड़ी अगर वो क्रेडिट पे बेच रहा है तो जितना टोटल अमाउंट मुझसे चार्ज करेगा, मतलब कितना अमाउंट चार्ज करेगा। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मैंने आपको बताया है नहीं। अगर कैश में खरीदा तो गाड़ी 55 लाख में पड़ेगी। नाउ माय क्वेश्चन टू इज, अगर मैं गाड़ी क्रेडिट पे खरीदूं तो मुझे गाड़ी एग्जैक्टली 55 लाख में पड़ेगी। मतलब ये जो 3 इंस्टॉलमेंट्स होंगे एंड जो डाउन पेमेंट है, क्या सबका टोटल मिला के एग्जैक्टली 55 लाख होगा, 55 लाख से कम होगा या 55 लाख से ज्यादा होगा, है ना। कुछ क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेक्टिव रखेंगे, सारी चीजें समझेंगी, प्रोवाइडेड मैं अपना 100% तो दे ही रहा हूं, लेकिन आप भी अपने एंड पे अपना 100 नहीं 120% देंगे। एंड बिलीव मी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके लिए केक वॉक बना दूंगा, मजे आ जाएंगे। बताओ जल्दी से, अगर मैंने आज गाड़ी कैश पे खरीदी तो 55 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं गाड़ी क्रेडिट पे खरीदूंगा तो भी क्या पूरे लाइफ टाइम में मुझे उस गाड़ी के सिर्फ और सिर्फ 55 लाख रुपए देने पड़ेंगे या 55 लाख रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे? सिर्फ 55 लाख देने पड़ेंगे या मुझे इस गाड़ी के 55 लाख से ज्यादा देने पड़ेंगे? सर ऑब्वियसली आपको 55 लाख रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे, बिकॉज सर अगर आज भी पैसे देने हैं पूरे 55 लाख ही देने हैं, अगर इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसे देने के बाद पूरे 55 लाख ही देने हैं, तो सर कोई भी लॉजिकल इंसान बोलेगा यही ऑप्शन लेता हूं ना। कोई भी आंसर क्या बोलेगा, अगर आज 55 लाख रुपए चले जाएंगे एंड ओवर द टर्म ऑफ 4 इयर्स अगर 55 लाख जाएंगे तो सजेस्टेड तो यही रहेगा ना 55 लाख। लेकिन क्या ये गाड़ी आपको 55 लाख में मिलेगी? नहीं। दुकानदार क्या बोलेगा, सर आज एक काम करो, आज आप 15 लाख रुपए दे दो एंड आप एट द एंड ऑफ ईयर 1 हमको 10 लाख रुपीस का इंस्टॉलमेंट पे करना, एट द एंड ऑफ ईयर 2 हमको 10 लाख रुपीस का इंस्टॉलमेंट पे करना, एट द एंड ऑफ ईयर 3 आप हमें 10 लाख रुपीस का इंस्टॉलमेंट पे करना एंड एट द एंड ऑफ ईयर 4 आप हमें 10 लाख का इंस्टॉलमेंट पे करना। मतलब अगर बताइए मैं गाड़ी को क्रेडिट पे खरीद रहा हूं तो टोटल मुझे कितना पैसा पे करना पड़ रहा है? सर 15 लाख का डाउन पेमेंट जिस दिन गाड़ी घर पे आई उस दिन दिया, 10 लाख का इंस्टॉलमेंट पहले साल के एंड में दिया, 10 लाख का इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के एंड में दिया, 10 लाख का इंस्टॉलमेंट तीसरे साल के एंड में दिया एंड 10 साल का इंस्टॉलमेंट। एक काम करते हैं इसको ना 25 लाख, ठीक है, इसको करते हैं 25 लाख। अब बताइए गाड़ी कितने में पड़ रही है?
सर इस केस में ना आपको गाड़ी 65 लाख में खरीदी। सर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? अगर आप गाड़ी कैश में खरीद रहे हो तो सिर्फ 55 लाख में पड़ रही है, लेकिन अगर आप गाड़ी को क्रेडिट में खरीद रहे हो तो आप ओवर द टर्म ऑफ 4 इयर्स कितना पे कर रहे हो? 65 लाख रुपए। सर क्यों, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो 55 लाख पे कर रहे हो, अगर आप क्रेडिट में खरीद रहे हो तो 65 लाख पे कर रहे हो? सर ऑब्वियस है ना सर, ये 55 लाख रुपए का इनफ्लो आज की आज हो रहा है, लेकिन ये जो 65 लाख है ना, ये 65 लाख का इनफ्लो ओवर द टर्म ऑफ 4 इयर्स हो रहा है। मतलब ये जो 65 लाख है ना सर, इसमें दो चीजें मिली हुई है, ध्यान से देखेंगे सर। जो टोटल पेमेंट 4 साल में मिला के 65 लाख रुपए का हुआ है ना, इसमें दो चीजें मिली हुई है। एक तो इसमें मिला हुआ है कैश परचेज प्राइस, मतलब क्या दुकानदार इस 65 लाख रुपए में आपसे जो गाड़ी के बनते थे 55 लाख रुपए, क्या दुकानदार आपसे वो 55 लाख रुपए ले रहा है? यस। दुकानदार मुझसे वो 55 लाख रुपए ले रहा है क्या? यस। एंड ओवर एंड अबव 55 लाख सर, दुकानदार ना मुझसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है। दुकानदार क्या बोल रहा है? डिलेड पेमेंट कर रहे हो ना, तो उसका आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा, उसका आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड टोटल पेमेंट अगर 65 लाख का हो रहा है, जिसमें से अगर 55 लाख का कैश परचेज प्राइस है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे हो रहा है? 10 लाख रुपीज का। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे हो रहा है? 10 लाख रुपीज का। अब इस एग्जांपल से हमने क्या जाना सर? इस एग्जांपल से हमने इन शॉर्ट कुछ कुछ टर्म्स के बारे में जाना। सबसे पहले हमने टर्म कौन सी देखी सर? सबसे पहले हमने देखा कि जो BMW का शोरूम है, जो BMW कंपनी जो है, जो BMW का शोरूम है, ये है ना BMW का शोरूम। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इनका मैनेजर कौन है? बताओ मैनेजर का नाम क्या रखना है? चलो मैनेजर मान लेते हैं कि मैनेजर का नाम है ना मिस्टर अरुण। अरुण क्यों नाम रखा? देखिए ना पिक्चर, बागों के हर बूल को अपना समझे बागबान, उसमें जो होता है ना, आलोक नहीं सॉरी आलोक होता है, आलोक बेटा आलोक, जो बेटा आलोक होता है कार कंपनी का, वही होता है ना मैनेजर होता है ना। मेरे बाबूजी को हाथ कैसे लगा है? हाँ हाँ वही मिस्टर आलोक। तो मिस्टर आलोक क्या है हमारा? मिस्टर आलोक हमारे मैनेजर है। एंड परचेसर कौन है? परचेसर में स्टूडेंट का ही नाम लिख देते हैं ना, मतलब अभी स्टूडेंट हो, आगे जाके क्वालिफाई हो जाओगे तो BMW तो खरीदोगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, राखी खरीदती है कार। कौन खरीदती है कार? राखी। अब इस केस में सर जो मिस्टर अरुण है, जो कार कंपनी के वेंडर है, जो आपको कार को बेच रहे हैं, मिस्टर अरुण है क्या? सर मिस्टर अरुण इज द हायर वेंडर, है ना सर। ये हायर क्यों हो गया? अगर आप कैश में खरीदते फिर हायर की बात नहीं आती, लेकिन जो कि आप क्रेडिट में खरीद रहे हो, जो कि आप टप्पे 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 में पैसे दे रहे हो, तो मिस्टर अरुण कौन हो गए? हायर वेंडर। एंड ऑब्वियसली जो पर्सन हायर परचेज पे कार खरीद रहा है, क्या आपने आज पूरा कैश पे किया? नहीं सर, टप्पे टप्पे में दूंगा। मतलब आप आज गाड़ी को हायर परचेज पे खरीद रहे हो, तो आप क्या हो गए? आप हो गए हायर परचेज। टर्म्स को ध्यान रखते चलो, आगे जाके इन टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जिसने बेची हायर वेंडर, जिसने खरीदी हायर परचेसर। अब अगर मैं आज गाड़ी खरीदता और अगर पूरा पेमेंट मैं कैश में कर देता, ये 55 लाख क्या है? दिस इज द कैश परचेज प्राइस। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, वरना ये सारी चीजें हमारी बुक में दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 55 लाख रुपए में खरीदता, दिस इज द कैश परचेज प्राइस। अब जो 25 लाख रुपए मैं आज पे कर रहा हूं, जो 25 लाख रुपए मैं आज पे कर रहा हूं, इसको क्या कहा जाता है? डाउन पेमेंट। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज कि ये जो 25 लाख रुपए का पेमेंट हो रहा है, ये जो जिस दिन कार खरीदी उसी दिन मैं जो 25 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा हूं, हमने बताया कि जो टोटल 65 लाख है ना सर, इसमें कुछ कैश परचेज प्राइस के लिए भी मिला हुआ है एंड इसमें कुछ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। चलो ठीक है, मान लिया 65 लाख में कुछ कैश परचेज प्राइस है, मान लिया 65 लाख में कुछ इंटरेस्ट है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दो, ये वाला जो 25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट है, जो ऑन द डेट ऑफ परचेज ही कर दिया, क्या इस 25 लाख रुपए में भी दो कंपोनेंट है? बताइए, क्या इस 25 लाख रुपए में भी दोनों कंपोनेंट है या इसमें सिर्फ कैश परचेज प्राइस है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए, सर ये वाला जो 25 लाख है ना, इसमें कैश परचेज प्राइस का कुछ कंपोनेंट है। मैं अमाउंट का बाइफरकेशन नहीं मांग रहा, बिकॉज कैलकुलेशन हमें लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में देखना है, बहुत डिटेल में देखना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो 25 लाख रुपए है, क्या इस 25 लाख रुपए में दोनों कैश परचेज एंड इंस्टॉलमेंट दोनों का कंपोनेंट है, या आपके हिसाब से इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कैश परचेज प्राइस? बताओ जल्दी से, दोनों चीजें हैं कैश परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलमेंट, या सिर्फ एक चीज दी गई है दैट इज द चीज ऑफ कैश परचेज प्राइस?
एंड एज करेक्टली सेड सर पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा ना सर उसमें इंटरेस्ट होता नहीं। अगर आप बात करोगे डाउन पेमेंट की, सर इंटरेस्ट चार्ज क्यों हो रहा है डिलेड पेमेंट के लिए? क्या इस 25 लाख रुपए का डिलेड पेमेंट हुआ? नहीं सर, 55 लाख में से 55 लाख में से 25 लाख रुपए तो उसी दिन पे हुआ जिस दिन वो बनता था। डिलेड पेमेंट कब कहा जाएगा? अगर पेबल था किसी दिन को एंड एक्चुअली में पे किया गया ऑन अ लेटर डेट, तो जो डिफरेंस वाला टाइम रहेगा उसको कहा जाएगा डिलेड पेमेंट, है ना। अगर मुझे आपको पैसे देने थे, मान लो आज, अगर मुझे आपको 13th ऑफ फरवरी के दिन पैसे देने थे, लेकिन मैंने बोला भाई 13th ऑफ फरवरी के दिन मत ले, एक काम कर 13th ऑफ मार्च वाले दिन ले लेना, एक महीने बाद ले लेना, तो ये जो डिलेड पेमेंट हो रहा है, इस डिलेड पेमेंट वाले कंपोनेंट में सर इंटरेस्ट चार्ज होगा, बिकॉज आप डिलेड पेमेंट कर रहे हो। लेकिन जो 25 लाख का डाउन पेमेंट है, क्या ये डिलेड पे हुआ? नहीं सर, ये तो ऑन द डेट ऑफ जिस दिन ड्यू हुआ उसी दिन पे हो गया, मतलब ये 25 लाख रुपए में सर इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ। दिस 25 लाख इज होनली एंड सोनली फॉर द कैश परचेज प्राइस। लेकिन जो भी हमारे सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट से, पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में एंड चौथे साल के एंड में, मतलब ये सारे जो इंस्टॉलमेंट्स है, क्या इनमें कैश परचेज प्राइस एंड इंटरेस्ट दोनों मिला हुआ है? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, सर ये जो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में, मैं आपसे अमाउंट नहीं पूछ रहा हूं, अमाउंट का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, बस इतना बताइए कि ये वाले जो 10 लाख के पेमेंट है, क्या इसमें कैश परचेज प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट दोनों मिला हुआ है, या सिर्फ और सिर्फ कैश परचेज प्राइस है? एंड एज करेक्टली सेड बाय लवली स्टूडेंट, सर इसमें ना, सर इसमें कैश परचेज प्राइस भी है, इसमें इंटरेस्ट भी है, बिकॉज आपने बताया था अगर डिलेड पेमेंट होगा तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन जिस दिन ड्यू हुआ अगर उसी दिन पे हो गया तो इंटरेस्ट पे नहीं होगा, तो इस दिन इंटरेस्ट पे नहीं होगा। अब सर पहले साल के एंड में 10 लाख जो पे हुआ उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है, सेकेंड ईयर वाले में कितना है, थर्ड ईयर में कितना है, फोर्थ ईयर में कितना है, क्या सब में सेम है या सब में अलग अलग है? सर उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? रुको जरा, सब्र करो, सब बताओ, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, ईयर 1 के एंड में पे किया कुछ, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में, ईयर 4 के एंड में, सर इनको कहा जाता है इंस्टॉलमेंट्स। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। एंड ये जो टोटल हमने 65 लाख पे किया, बनता कितना था? 55 लाख। मैंने टोटल पे कितना किया? 65 लाख रुपीज। सर टोटल 65 लाख रुपीज पे क्यों किया? बिकॉज मुझे कार हायर परचेज पे खरीदनी थी, तो इस 65 लाख को कहा जाता है बेटा हायर परचेज प्राइस। इस 65 लाख को क्या कहा जाता है? हायर परचेज प्राइस, बिकॉज मुझे कार को हायर परचेज पर खरीदना था एंड उसके लिए मैं जो एक्स्ट्रा पेमेंट पे कर रहा हूं टोटल, हाँ जो टोटल मैं थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 4 इयर्स पैसा पे कर रहा हूं 65 लाख रुपीज, इसको कहा जाएगा हायर परचेज प्राइस। बताओ बच्चों, आपको टर्म समझ में आई क्या? बताओ बच्चों, टर्म समझ में आई क्या? ओवर टाइम तो हमें नई 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 चीजें देखनी है, बस आप बताइए आपको टर्म समझ में आई क्या? एंड मैसेज चैट में लिख देंगे ऑल क्लियर, है ना। चैट में लिख देंगे सारे बच्चे ऑल क्लियर। जो पर्सन हायर परचेज, जो पर्सन बेचता है क्रेडिट पे उसे कहा जाता है हायर वेंडर, जो पर्सन खरीदता है उसे कहा जाता है हायर परचेसर। अब सर कैश में दे दिया तो कोई दिक्कत आएगा क्या? नहीं, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो इस चैप्टर का रेलेवेंस है ही नहीं। इस चैप्टर का रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आप कब कर रहे हो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर। कब आएगा बेटा इस चैप्टर का रेलेवेंस? जब आप ट्रांजेक्शन कब कर रहे हो बेटा? क्रेडिट पर। एंड अगर आप क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब सर आज मेरी हैसियत नहीं है कि मैं पूरा का पूरा पेमेंट आपको दे दूं, कोई दिक्कत नहीं, आज पैसा नहीं दे सकते ना, लेकिन क्या आज गाड़ी हम आपको फ्री में ले जाने देंगे? नहीं सर, कुछ ना कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। नहीं सर, कुछ ना कुछ पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। आप जो कुछ ना कुछ पैसा मैं उस पर्सन से आज मांग रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मांग रहा हूं, उसे कहा जाता है कैश परचेज प्राइस। अब क्या कैश परचेज प्राइस में गाड़ी बिक रही है? नहीं सर, हम लोग क्या करेंगे सर, जिस दिन गाड़ी बिकी उस दिन कुछ पैसा पे किया, उसको कहा जाता है डाउन पेमेंट, जो कि डाउन पेमेंट जिस दिन ड्यू हुआ उसी दिन पे हो गया, तो सर उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है, उसमें सिर्फ पूरा का पूरा कैश परचेज प्राइस के टुवर्ड्स है। लेकिन जितने भी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स है, क्या उसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है? यस। क्या उसमें कुछ कंपोनेंट ऑफ कैश परचेज प्राइस है? यस। एंड जो टोटल आप पे कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, उसको क्या कहा जाता है? हायर परचेज प्राइस। उसे क्या कहा जाता है बेटा? हायर परचेज प्राइस। बोलो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है सर, ये तो आपने बेसिक बेसिक चीज समझा दी। सर आपने एक चीज तो बताई नहीं, आपने लेक्चर स्टार्ट करते समय हमको बताया, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज
एंड द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। लेकिन सर ये तो आप हमको कहीं और ही ले आए। चलो ठीक है, लेट अस जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो कार वाला एग्जांपल हमने लिया, ये जो कार वाला एग्जांपल हमने लिया जिसमें मैं आज कुछ पैसा पे कर रहा हूं एंड ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स पैसा पे कर रहा हूं, वो हमने कौन सा एग्जांपल देखा? सर वो तो एग्जांपल हमने हायर परचेस का ही देखा, बिकॉज जब आप टर्म्स बता रहे थे ना, तभी आपने हायर परचेसर, हायर वेंडर, हायर परचेस प्राइस, ये सारी टर्म्स को यूज किया। तो वी आर प्रीटी श्योर आप हायर परचेस की बात कर रहे हो। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, अगले 5 मिनट में दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखना है, बस एक डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, उससे आप एग्जाम में सारा क्वेश्चन बना के आ जाओगे। अब डिफरेंस कितना है, सिर्फ इतना और इतना ध्यान से देखो। क्या हायर परचेज ट्रांजेक्शन भी मतलब क्रेडिट में हो रहा है, आज पूरा कैश पे नहीं हो रहा है? यस। क्या इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी ट्रांजेक्शन पूरा क्रेडिट में हो रहा है, आज पूरा कैश पे नहीं हो रहा है? यस। जनरली बच्चे इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज क्यों करते हैं? बिकॉज सर हायर परचेज में भी कैश में पे नहीं होता, इंस्टॉलमेंट्स में होता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी पूरा पैसा आज पे नहीं हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, इसीलिए जनरली लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन सर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कुछ तो डिफरेंस है। लेट अस टॉक अबाउट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला क्या? सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब आप मुझे बताइए, अगर आपने कार का एग्जांपल है ना, हम एग्जांपल लेते हैं कार का। हायर परचेज में आप ले लो, जो कार खरीदते हो आपने हायर परचेज करी, एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम को ध्यान में रखते हो हम लोग एग्जांपल लेंगे मोबाइल फोन का, है ना। हम लोग ये एग्जांपल्स को क्यों कंसीडर कर रहे हैं मैं भी आपको बता दूंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन। आपने इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे खरीदा, आप खरीदते हो ना फ्लिपकार्ट पे जाके, फ्लिपकार्ट पे जाके खरीदते हो ना, क्रेडिट कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन होता है, डेबिट कार्ड में भी ऑप्शन होता है कि आपको ईएमआई करवाना है, तो एक ऑप्शन होता है विदाउट इंटरेस्ट वाला, कई लोग विद इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट्स में भी खरीदते हैं। तो मोबाइल फोन मान लो आप खरीद रहे हो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब वो जो असेट है, पहले एग्जांपल में मैंने कार खरीदी, सेकंड एग्जांपल में मैंने मोबाइल फोन खरीदा। फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब कार या मोबाइल मेरे नाम पे रजिस्टर कब होगा। हम सबको पता है ओनरशिप ट्रांसफर होना मतलब गाड़ी मेरे नाम पर होना। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, गाड़ी तेरे भाई के नाम पे कब होगी? इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम सर ये जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है ना, इट्स गेट्स ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्या बोला, ध्यान से सुनिए। सर जो हायर परचेज प्राइस होता है, सर हायर परचेज मतलब जिस दिन मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, बात करेंगे इस कार की, तो जिस दिन राखी ये आखिरी इंस्टॉलमेंट 10 लाख का पे करेगी, सर इस दिन ये गाड़ी किसके नाम पे होगी? राखी के नाम पर। मतलब सर इस दिन से पहले जिस दिन डाउन पेमेंट पे किया, क्या उस दिन गाड़ी राखी के नाम पे नहीं ट्रांसफर होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। सर ईयर 1 का इंस्टॉलमेंट पे किया उस दिन भी नहीं, नहीं रे। 2 का इंस्टॉलमेंट पे किया उस दिन भी नहीं, नहीं रे। सर ईयर 3 का इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया उस दिन भी नहीं किया, नहीं रे। जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा ना, जिस दिन आखिरी इंस्टॉलमेंट पे होगा ना, उसी दिन गाड़ी क्या होगी? उसी दिन गाड़ी राखी के नाम पे रजिस्टर हो जाएगी, उससे पहले नहीं होगी, ठीक। अब अगर हायर परचेज में ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट हो रहा है, तो बताइए इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होगा? सर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में बात करते हैं छोटे से हम लोग किसका एग्जांपल लेंगे? मोबाइल फोन का। अब मोबाइल फोन आपने जैसे ईएमआई ने लिया, आपने देखा होगा, अगर आप मोबाइल फोन ईएमआई पर भी लेते, बताओ आपने देखा होगा, अगर आप मोबाइल फोन ईएमआई पर भी लेते हो तो बताइए जो दुकानदार होता है, जो वेंडर होता है, वेंडर आपके नाम का बिल बना के देगा। आपके नाम का बिल बना के देना मतलब असेट की ओनरशिप आपके पास आ जाना। अब बताइए मोबाइल फोन के केस में आपके नाम पे बिल कब बनता है? आपके नाम पे मोबाइल फोन कब हो जाता है? क्या आप लास्ट ईएमआई का पेमेंट तक? नहीं सर, ऑन डाउन पेमेंट। सर जैसे मैंने डाउन पेमेंट पे किया ना, सर जैसे मैंने डाउन पेमेंट पे किया ना, सर मोबाइल मेरे नाम पे होता है जी। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में जिस दिन आखिरी इंस्टॉलमेंट पे होगा उस दिन असेट आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आज आपने अगर थोड़ा पैसा भी पे किया ना, तो गाड़ी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, तो गाड़ी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं ना, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहला क्या है सर? ओनरशिप ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या है? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेल।
अगला पॉइंट इज डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट। सर हमने तो मान लिया कि राखी बहुत अच्छी है एंड राखी सारे के सारे इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे कर देगी, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना। बोलिए, बोलो भाई और बहनों, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस राखी ने 25 लाख का डाउन पेमेंट पे कर दिया, 10 लाख रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया, 10 लाख रुपए का दूसरा इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया, लेकिन जो तीसरा इंस्टॉलमेंट बनता था सर, तीसरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। क्यों नहीं पे किया सर? कुछ भी रीजन हो सकता है। मान लो राखी के पास पैसे नहीं थे, मान लो राखी को वो कार रखनी नहीं थी, मान लो राखी की पैसे देने की इच्छा नहीं थी, कुछ भी रीजन के कारण सर राखी ने डाउन पेमेंट दिया, पहला इंस्टॉलमेंट लिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया। अब बताइए क्या ये डिफॉल्ट है? ये सर इसको कहा जाता है डिफॉल्ट। यू आर अ डिफॉल्टर मैडम, आपको पेमेंट करना था लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, दिस इज द केस ऑफ डिफॉल्ट। अब अगर राखी डिफॉल्ट करती है तो आप मुझे बताइए, अगर गाड़ी आपने हायर परचेज पे खरीदी है, बताइए अगर आपने गाड़ी हायर परचेज पे खरीदी है एंड अगर मतलब सर गाड़ी आपके नाम पे नहीं हुई, अगर गाड़ी आपके नाम पे नहीं हुई, आपने अगर तीसरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो क्या जो मिस्टर आलोक है, तो क्या जो मिस्टर आलोक है, क्या मिस्टर आलोक आके आपसे आपकी कार छीन के ले जा सकते हैं? बताओ जल्दी से। सर अगर आपने डिफॉल्ट किया तो रीपोजिशन हो सकता है क्या? मतलब क्या मिस्टर आलोक आपके पास आके आपकी असेट को छीन कर लेकर जा सकते हैं? एज करेक्टली सेड सर, यस। सर क्यों छीन के लेके जा सकते हैं? सर अगर गाड़ी मेरे नाम पे होती तो कोई मुझसे गाड़ी छीन के लेके जा ही नहीं सकता, लेकिन सर जो कि गाड़ी आज तक मेरे नाम पे रजिस्टर नहीं हुई है, आज तक गाड़ी किसके नाम पे? सर शोरूम वाले के नाम पर ही है। अब शोरूम वाला बोलेगा मेरे नाम पे गाड़ी, तो मैं गाड़ी को लेके जा रहा हूं। शोरूम वाला क्या बोलेगा? मेरे नाम पे गाड़ी है तो मैं गाड़ी को लेकर जा रहा हूं। तो डिफॉल्ट के केस में शोरूम वाला गाड़ी रिपोजेस कर सकता है। लेकिन सर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, बात करते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम की। मैंने डाउन पेमेंट पे किया, मैंने पहला ईएमआई पे किया, 6 मंथ्स का ईएमआई लिया था मैंने फोन में, पहला ईएमआई पे किया, दूसरा पे किया, तीसरा पे किया, चौथा पे किया, पांचवा ईएमआई पे नहीं किया, क्या वो कंपनी आके मुझसे फोन रीपोजेस कर सकती है? सर नहीं कर सकती। क्यों? अरे मोबाइल मेरे नाम पे ना जी। किसके नाम पे मोबाइल? मेरे नाम पे। किसके नाम पे मोबाइल? सर मेरे नाम पे। तो क्या वो आकर रीपोजेस कर सकते हैं? नहीं। आ जाओ बेटा पॉइंट देखो, आ जाओ बेटा पॉइंट देखो क्या बोला हुआ है। सर राइट इन मेकिंग द डिफॉल्ट द सेलर कैन रीपोजेस द गुड्स, सेलर गुड्स को रीपोजेस कर सकता है। इन दैट केस द इंस्टॉलमेंट सेट सो फार इज नोन एज द हायरिंग चार्जेस, द सेलर डज नॉट हैव इन राइट द पार्टनर नॉन पेमेंट। ठीक है, अब इस केस में क्या बोला हुआ है? पहला पॉइंट हमने देखा, रीपोजेस कर सकता है क्या? नहीं। अब मान लो जैसे उसने रीपोजेस कर लिया, अब राखी रोने लग गई, राखी बहुत रोने लग गई। हमने पूछा राखी क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बोला सर मैंने ना 25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट पे किया, सर मैंने ना 10 लाख रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, सर मैंने ना पहले रुको राखी रोना बंद करो। क्या क्या हो रहा है बेटा, क्यों रो रहे हो? 25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट पे किया, 10 लाख का इंस्टॉलमेंट 1 पे किया, 10 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे 2 किया, सर 3 और 4 ना पे करने के कारण सर कार भी चले गई, और आज तक जो मैंने 45 लाख रुपए दिए, आज तक के दिए हुए 45 लाख रुपए वापस मिलेगा क्या? कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ठेंगा वापस मिलेगा, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ठेंगा। फिर राखी बोलेंगी सर मेरे नाम पे तो असेट भी नहीं आई एंड मेरे बुक्स में से 45 लाख रुपए भी चले गए, ये 25 लाख तो गए ना, ये 10 तो गए ना, ये 10 तो गए ना। राखी बोलेगी सर असेट तो आई नहीं, ऊपर से 45 लाख रुपए आज तक जो पे किए सर उसको क्या मानू? तो इसके लिए कहा गया आज तक आपने जितना भी पेमेंट मैंने, आप उसको क्या करो? हायरिंग चार्जेस मानो। मतलब आप मान लो कि आपने उस गाड़ी को खरीदा नहीं था, आपने उस गाड़ी को रेंट पे लिया था, आपने उस गाड़ी को हायर किया था। अब बोला जाएगा आपने क्या किया, 3 साल में कितना पे किया? 45 लाख रुपए ना, तो 15 लाख रुपए ईयर 1 का, 15 लाख रुपए ईयर 2 का एंड 15 लाख रुपए ईयर 3 का। आप क्या करो? हायरिंग चार्जेस मान लो। क्या आप कर लो? हायरिंग चार्जेस मान लो। एंड आप बताओ लॉजिकली, आप मुझे सोच के बताओ, क्या इस केस में राखी के पास क्या इस केस में क्या मान लेंगे? हायरिंग चार्जेस। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या हो सकता है? सर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में तो फिर दुकानदार का दिवाला निकल जाएगा। सर हम ना ऐसे ही करेंगे जैसे आपने बताया ना। सर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, सर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। क्यों? बच्चे ने बोला क्या बात कर रहे हो सर, मोबाइल फोन हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे होता है। मतलब अगर जिस दिन हमने डाउन पेमेंट पे किया, मोबाइल फोन हमारे घर पे आ गया, सर आपने ही तो बता दिया, हमने ईएमआई पे नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो आकर असेट को रीपोजेस नहीं कर सकते सर, वो कंपनी आकर हमसे मोबाइल फोन वापस नहीं ले सकती। फिर तो हम सर एक इंस्टॉलमेंट देंगे, बाद में पैसे देंगे ही नहीं।
बेटा भले वो असेट को रीपोजेस नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो आपको स्यू कर सकते हैं? स्यू मतलब क्या वो आप पे केस कर सकते हैं अपने डैमेजेस क्लेम करने के लिए? यस बेटा। एंड इसी स्यू के टुवर्ड्स ही क्या होता है कि जनरली कंपनी ना आपको क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई का ऑप्शन देती है। आपने बहुत सी जगहों पर सुना होगा कि जनरली डेबिट कार्ड में ईएमआई का ऑप्शन नहीं होता, जनरली क्रेडिट कार्ड में ईएमआई का ऑप्शन क्यों होता है? बिकॉज कंपनी को भी पता है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे असेट बिक रहा है तो मैं रीपोजेस तो नहीं कर पाऊंगा। अगर क्रेडिट कार्ड है तो डायरेक्टली अकाउंट से पैसे काट तो सकता हूं, लेकिन अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में अगर उस पर्सन के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, मान लो डेबिट कार्ड से आपने ईएमआई करवा लिया, 10,000 रुपए का ईएमआई कटना था, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए, क्या कंपनी पैसा काट पाएगी? नहीं पैसा काट पाएगी। मतलब सर कंपनी स्यू कर सकती है फॉर डैमेजेस? यस। ये बात कर ली हमने डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन। अगला क्या है सर? सेल और राइट ऑफ अदरवाइज। मतलब मानो सर ओ सर, सर ओ सर, अब भूल जाओ डिफॉल्ट वाली बात, सर ओ सर अब भूल जाओ डिफॉल्ट वाली बात। अब आप लॉजिकली मुझे सोचकर बताओ सर, राखी क्या करना चाहती है ना? राखी एट द एंड ऑफ ईयर 3 इस गाड़ी को सेल करना चाहती है। क्यों? हो सकता है कुछ भी रीजन। सर राखी का मन भर गया गाड़ी चला चला के। सर राखी क्या करना चाहती है? सर राखी गाड़ी को क्यों बेचना चाहती है? सर राखी ने परचेसर को बोला यार एक इंस्टॉलमेंट ड्यू है। परचेसर को कितना कोट किया राखी ने? 40 लाख रुपीस। राखी ने क्या बोला? तुम एक काम करो, कितने की कार है? तुम एक काम करो, तुम 30 लाख रुपीस मुझे दे दो, 30 लाख रुपीस राखी को दे देना, 10 लाख रुपीस का तुम इंस्टॉलमेंट पे कर देना, ऐसे तुम ये कार 40 लाख में खरीदो। अब लॉजिकली आप मुझे सोचकर बताओ क्या एट द एंड ऑफ 3 इयर्स राखी इस कार को सेल कर सकती है? लॉजिकली सोचकर बताओ क्या राखी इस कार को सेल कर सकती है? बताओ, लॉजिकली सोचकर बताओ क्या राखी बेटा तुम इस कार को सेल कर सकते हो? सर नहीं सेल कर सकता, लॉजिकल है। क्या जो आपके नाम पे नहीं है आप उसको सेल कर सकते हो? नहीं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये जो मेरा स्टूडियो है ये स्टूडियो रेंटेड है। एग्जांपल के एक्चुअली भी मान लीजिए ये जो स्टूडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये स्टूडियो रेंटेड स्टूडियो है। अब मान लो जो असेट को मैं खुद ही रेंट पर यूज कर रहा हूं, जो असेट को मैं खुद ही भाड़े पे यूज कर रहा हूं, क्या मैं उस असेट को बेच सकता हूं? सर बिल्कुल भी नहीं बेच सकते हो। वन कैनॉट सोल्ड व्हाट ही डज नॉट ओन। मैं खुद की चीज बेच सकता हूं क्या? हाँ, मतलब आज के तारीख में चाहूं क्या मैं अपना कैमरा बेच सकता हूं? बेच सकता हूं। क्या मैं अपना प्यारा माइक बेच सकता हूं? बेच सकता हूं। क्या मैं अपना लैपटॉप बेच सकता हूं? बेच सकता हूं। बिकॉज सर उस पर आपका हक है, साडा हक, एथेरक। मैं अपने असेट को बेच सकता हूं बिकॉज मेरे पास उसकी ओनरशिप है। लेकिन सर हायर परचेज में आपके पास ओनरशिप आई क्या? नहीं। अगर ओनरशिप नहीं आई तो आप उस असेट को बेच सकते क्या? नहीं बेच सकते। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप मेरे पास आ गई क्या? सर आ गई, तो बेच सकते क्या? हाँ बेच सकते। बेच सकते क्या? हाँ बेच सकते। बेच सकते क्या? जरूर बेच सकते। देखो, नो राइट ऑफ सेल एंड राइट ऑफ सेल ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगला क्या है? लॉस और डैमेजेस फॉर द गुड्स। क्या बोला है? लॉस और डैमेजेस फॉर द गुड्स। अब सर ठीक है ना, बेच भी नहीं सकता ना, लेकिन अगर उस पर कुछ डैमेज हो गया, लॉस हो गया, अब सर ये जो राइट ऑफ सेल होता है एज वेल एज द राइट ऑफ डैमेज होता है ना, ये दोनों किसके साथ जाता है? ओनरशिप के पास। मतलब आप मुझे बताओ अगर गाड़ी को कुछ लॉस हो जाए, अगर गाड़ी को कुछ डैमेज हो जाए, तो सर हायर परचेज में खर्चा मेरा होगा क्या? नहीं। हायर परचेज में क्या बोलूंगा? अरे मेरी एसेट है ही नहीं। अगर मेरी एसेट है ही नहीं तो मैं खर्चा क्यों करूं? अगर मेरी एसेट है ही नहीं तो मैं खर्चा क्यों करूं? मतलब लॉस और डैमेज के केस में हायर परचेज वाला बच सकता है, लेकिन सर इंस्टॉलमेंट वाला क्या बोलेगा? आपको तो सर बनवाना पड़ेगा ही। अगर मान लो फोन टूट गया, डैमेज हो गया, अब ओनरशिप मेरे नाम पे है, अब ओनरशिप किसके नाम पे है? मेरे नाम पे। तो बाय डिफॉल्ट मुझे उसके लॉस और डैमेजेस का भरपाई करके देना पड़ेगा ही। मतलब खर्चा इन शॉर्ट किसको करना पड़ेगा? मुझे। चारों पॉइंट्स है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए। आपको याद क्या रखना है? सर बस एक पॉइंट याद रख लो, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप वाला पॉइंट याद हो गया, बाकी के 4 पॉइंट याद हो जाएंगे। क्या बोला गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के केस में? सर हायर परचेज मतलब जितने भी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो उसको हम लोग मानेंगे हायरिंग चार्जेस। हायरिंग चार्जेस मतलब क्या कहा जाता है बेटा? रेंट ही होता है ना। कहा जाता है ना मैंने कार को हायर किया है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, मतलब मान लेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट्स है जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता तब तक वो सारे इंस्टॉलमेंट्स क्या है? हायरिंग चार्जेस। एंड वंस द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड तब ओनरशिप आपके नाम पे। ड्यूरिंग द पीरियड ओनरशिप किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। अब जो कि ओनरशिप मेरे नाम पे नहीं आई तो मैं बेच सकता हूं क्या? नहीं। लॉस और डैमेज मुझे भरपाई करके देनी पड़ेगी क्या? नहीं। लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या है? डाउन पेमेंट पे किया तो ओनरशिप मेरे पास आ गई। ओनरशिप मेरे पास आ गई मतलब सर मेरे पास ओनरशिप है, तो अगर मैंने आगे के पैसे नहीं दिए
कंपनी खुद की असेट को वापस लेके जा सकती है, मेरी असेट को वापस लेके जा सकती है क्या? नहीं। लेकिन कंपनी असेट को वापस नहीं लेके जा सकती। कंपनी पैसा कैसा रिकवर करेंगी? मेरे ऊपर केस करके, है ना। और मेरी खुद की असेट है, मेरे पास ओनरशिप है, क्या मैं उसको बेच सकता हूं? यस। लॉस और डैमेज हुआ तो खुद की असेट के ऊपर खर्चा भी किसको लगाना पड़ेगा? खुद को ही लगाना पड़ेगा। बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? बताओ कोई डाउट? एग्जाम में जनरली 4 मार्क के लिए आता है बेटा क्वेश्चन, है ना। बिकॉज अकाउंट्स में देखो, अकाउंट्स में ना मैं आपको थियरी के बारे में बताता हूं। अकाउंट्स थियरी में बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन है, एंड मिसकंसेप्शन है कि सर अकाउंट्स में थियरी नहीं आती। नहीं बेटा, अकाउंट्स में थियरी आती है, लेकिन क्या अकाउंट्स में प्रॉपर थियरी आती है? नहीं। आप ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ लेक्चर्स आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि मैं आपको थियरी बैठ के याद करा रहा हूं, बिकॉज दैट इज नॉट माई फोर्टे, है ना। बिकॉज दैट इज नॉट माई फोर्टे। थियरी बेटा एग्जाम में आती है नहीं, मतलब एग्जाम में थियरी आएगी, लेकिन बेटा थेरी वाली थियरी नहीं आएंगी जो आपको रटनी है। मुझे पता है कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपको थियरी रटनी पड़ती है, लेकिन अकाउंट्स की थियरी भी अंडरस्टैंडिंग बेस पर है। मतलब ये आपको पॉइंट समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट समझो, चारों चीजें आप लिख दोगे ना। ये देखो, हायर परचेज में स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, क्या ये टर्म्स हमने देखे? देखो रे, क्या ये टर्म्स देखे देखे लग रहे हैं? जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में तो इसके ऊपर खास पूछेगा नहीं। पहला क्या है? पोजीशन। पोजीशन मतलब सर जब असेट मेरे पास आ गई, जब वो BMW X7 शोरूम से निकल के डगा 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 मतलब सर ट्रक नहीं है फिर भी डगा 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 चल के आई एंड मेरे पार्किंग लॉट में आकर खड़े हो गई, मतलब मेरे पास कार की क्या आ गई? पोजीशन। बताओ बेटा, क्या पोजीशन और ओनरशिप एक ही चीज होती है? गाड़ी डागा 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 करके मेरे पास आके मेरे गराज में आकर खड़ी है। गाड़ी आ गई मेरे गराज में, गाड़ी आ चुकी है मेरे गराज में। बताओ, गाड़ी मेरे गराज में आ गई मतलब आज असेट की मुझे पोजीशन मिल गया। यस। लेकिन क्या आज मुझे असेट की ओनरशिप मिली? नहीं सर बेटा, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करना उसके बाद आना, है ना। मस्त नहा धो के आना, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद पोजीशन मांगने। अगला क्या है? इंस्टॉलमेंट्स। अगला क्या है सर? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब सर जो आप टाइमली पे करोगे उसको क्या कहा जाता है? इंस्टॉलमेंट्स। जिस दिन गाड़ी खरीदा उस दिन जितना का जितना पैसा पे किया उसको क्या कहा जाता है? डाउन पेमेंट। देखो बेटा, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, सर जो आप हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो ना, मतलब हमारे एग्जांपल में जो आप 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख पे कर रहे थे ना सर, उसमें दो चीजें मिली हुई है। ध्यान से देखो, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इसने हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कहा क्या? यस। क्या उसने कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाउन पेमेंट कहा? नहीं, बिकॉज हम लोग ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर जो डाउन पेमेंट होता है ना उसमें सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंट होता है, दैट इज द कैपिटल पेमेंट या आप कैश परचेज प्राइस का कह लो। लेकिन जो हमारे इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, क्या इंस्टॉलमेंट्स में फाइनेंस चार्ज भी मिला हुआ है? यस। क्या उसमें हमारा जितना कैपिटल बनता है मतलब प्रिंसिपल, फाइनेंस चार्ज मतलब ऊपर का ब्याज, ऊपर का इंटरेस्ट, एंड जो कैश प्राइस बनता है उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। क्या दोनों चीजें मिली हुई है क्या? यस। अगला क्या है? ओनरशिप। सर अभी तो हमने देखा हायर परचेज में, सर हाँ ठीक है सर, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम लोग हायर परचेज सीखेंगे, इंस्टॉलमेंट। बेटा ये पूरा चैप्टर में जो अकाउंटिंग हमको सीखनी है वो हमको हायर परचेज के नजरिए से ही देखनी है, ठीक है। मतलब सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? सर ओनरशिप ट्रांसफर होगी लास्ट पेमेंट के टाइम पे। कब? लास्ट पेमेंट। अब जब ओनरशिप मेरे पास नहीं है और मैंने तीसरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, क्या कंपनी आके कार वापस लेके जा सकती? जरूर लेके जा सकती, ठीक है। अब ये टर्म्स, क्या ये टर्म्स भी हमने बातों बातों में देख ली? जल्दी बताओ। हायर वेंडर मतलब हमारा जो आलोक था जो कार बेच रहा था, हायर वेंडर। हायर परचेसर हमारी राखी बेटा जो कार खरीद रही थी। कैश प्राइस कितना है? 55 लाख। अब ये टर्म सुनते साथ आपके दिमाग में फिगर्स चलने चाहिए। पिछले आधे घंटे का जो भी डिस्कशन है इट विल मेक सेंस ओनली एंड ओनली इफ जब मैं टर्म्स को पढ़ रहा हूं ना तो आपके दिमाग में फिगर घूम रहे। जैसे हायर वेंडर बोला दिमाग में आना चाहिए आलोक, जैसे हायर परचेसर बोला दिमाग में आनी चाहिए राखी या अपना नाम रख लो, जैसे कैश प्राइस बोला दिमाग में आना चाहिए 55 लाख। आज पे करता तो कितना पे करता? 55 लाख। डाउन पेमेंट बोला दिमाग में क्या आना चाहिए? वो 25 लाख। आज जितना पे कर रहा हूं गाड़ी घर के आंगन में लाने के लिए कितना? 25 लाख। तीसरा क्या है सर? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब पहले साल के एंड में 10 लाख, दूसरे का 10 लाख, तीसरे का 10 लाख, चौथे का 10 लाख। ये क्या है बेटा? इंस्टॉलमेंट। दिमाग में खुद ही फिगर चलनी चाहिए। एंड अगला क्या है? हायर परचेज प्राइस। अगला क्या है? हायर परचेज प्राइस। सर अगला हायर परचेज प्राइस मतलब सर पता है ना, हायर परचेज प्राइस सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? 65 लाख। टोटल 4 साल में कितना पे कर रहे हो? 25 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, टोटल जो 65 पे कर रहे हो ये क्या है मेरा? हायर परचेज प्राइस। जैसे सुनेंगे हायर परचेज प्राइस दिमाग में बत्ती जलेगी किस चीज की?
₹65 लाख की। एंड इस हिसाब से आपके सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो गए। जल्दी से बताओ बच्चों, चैट में अभी तक जो हमने देखा क्या उसमें किसी भी प्रकार का डाउट? बिलीव मी, इसी तरीके से हम लोग सारी की सारी बातें आगे की जानने वाले हैं। आप बस अभी के लिए बताओ आपको समझ में आया क्या? बताओ ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल समझ में आया क्या? इस एग्जाम्पल के बेस पे जो भी हमने टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज देखी, आपको वो सारी चीजें समझ में आई क्या? एंड डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम समझ में आया क्या? पिलो घर पे। जो तेनू धूप लगे आवे। हाँ, और एक चीज देखो, मुझे ना गाने गाने का बहुत बड़ा शौक। तो जब भी 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा ना, या बीच में मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं, तो मैं गाने गा दिया करूंगा। अगर आपको लगे तो जब भी मन हो ना गाना सुनने का, तो आपने मुझे चैट में गाना मेंशन कर दिया करो। मैं जब भी ब्रेक लूंगा टूवर्ड्स एक गाना तो सुनाई दूंगा ना। जो तेनू धूप लगे आवे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा, तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, करता हूं मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिया। चलो बताओ बच्चों, कैन वी स्टार्ट? क्या हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल कंसेप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं? अभी तक तो पूरा थियरी देखा, अभी तक तो मैं आपके लिए बेस बना रहा था, अभी तक तो हम लोग सारी आजू बाजू अगल बगल की बातें देख रहे थे, लेकिन अभी हमें एक्चुअली में हमारा जो एग्जाम में आने वाला प्रैक्टिकल पार्ट है उससे स्टार्ट करना है। तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, करता हूं मैं तुझसे ये वादा। सारे बच्चे एक काम करेंगे, अपना रजिस्टर निकाल लेंगे ना। सारे बच्चे अपना रजिस्टर निकाल लेंगे। एंड रजिस्टर में मस्त क्या करना है? रजिस्टर में मस्त सबसे पहले ऊपर लिखना है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, चैप्टर का नाम लिखने का। साइड में जो डेट वाला कॉलम है उसमें डेट डालने की आज की, है ना। जब बाद में अपन रिवाइज करते तो ध्यान आता कि ये लास्ट कब पढ़े थे अपन ने, तो एक काम क्या करने का, डेट डालने की, है ना। आज की मस्त डेट डाल दो, मस्त उसमें हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम लिखो। एंड स्टार्ट करते समय लिखो पार्ट 1। आज हमको क्या करना है? आज हमको बस देखने हैं सारे के सारे कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कॉमा, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स। लिखो बेटा, लिखो रे, लिखो। सारे के सारे बच्चे क्या लिखेंगे हेडिंग में? हेडिंग डालेंगे पार्ट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स। जो भी लड़कियों ये लेक्चर को देख रहे हो, आई एम प्रिटी श्योर कि लड़कियां तो अपनी बुक अच्छे से मेंटेन करती है, तो आप कैलकुलेशन के ऊपर कलर पेन यूज करनी है, हाईलाइट करना है, जो भी आपको करना है आप अपने हिसाब से करो। बस इस तरीके से नोट्स को नोट डाउन करो कि एग्जाम से पहले पढ़ने के काम है, वरना खुद के नोट्स को खुद को ही नहीं समझ में आ रहे फिर तो कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स, मतलब आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है ना, अब बताओ ये जो मैंने आपको 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख का फिगर दिया, ये तो मन से दिया, लेकिन जब आप एक्चुअली में कार खरीदने जाते हो, जब आप एक्चुअली में कार खरीदने जाते हो, क्या ये फिगर मन से आएगा? नहीं सर, ये फिगर ना एक्चुअली में मन से नहीं आता सर, इसका ना बैक एंड पे कैलकुलेशन होता है, बड़े 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 कैलकुलेशंस होते हैं। एंड वही कैलकुलेशन वाला पार्ट आज हमको देखना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स। एंड हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, एंड एग्जांपल्स के साथ ही कंसेप्ट को हम लोग समझते जाएंगे। देखो, अकाउंट्स में जनरली जो कंसेप्ट होते हैं दिए कैसे जाते हैं? थियरी के फॉर्म में। लेकिन मैं आपको एक कमिटमेंट कर रहा हूं कि हम लोग कभी भी थियरी से कंसेप्ट को पढ़ेंगे नहीं। माय वे ऑफ टीचिंग इज, बच्चों को पहले एग्जाम्पल करवा दो, बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू सारे कंसेप्ट समझा दो, उसके बाद थियरी का पढ़ना जस्ट हमारे लिए क्या रह जाएगा? फॉर्मेलिटी। थियरी का पढ़ना क्या बच जाएगा? बस और बस फॉर्मेलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, सारे बच्चे रहेंगे मेरे साथ, सारे के सारे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, किसी का भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। क्या कहा गया है? ओम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओम लिमिटेड कौन है? ओम लिमिटेड ने परचेज किया तो वो हायर परचेसर है। अगले कुछ क्वेश्चंस तक आपके दिमाग में टर्म्स घूमने चाहिए, एंड उसके बाद आई एम श्योर कि आपके दिमाग में चीजें सब कॉन्शियसली फिक्स हो जाएंगी। ओम लिमिटेड कौन है? हायर परचेसर।
कुमार मशीनरी लिमिटेड जिसने कार बेची वो कौन है, हायर वेंडर। अब क्या कहा गया है, कैश प्राइस 80,000। कैश प्राइस 80,000 मतलब सर अगर आज पूरा का पूरा पैसा पे कर दूं ना तो मशीनरी के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 80,000। ठीक है। बी में क्या बोला हुआ है, डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब साइन हुआ, आज ही साइन हुआ ना। एग्रीमेंट मतलब आज क्या होगा, आज जो मिस्टर आलोक है एंड आज जो कौन है, आज जो मिस राखी है, अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होगा। क्यों सर, आज बिल तो बना ही नहीं। अब अगर बिल बना ही नहीं तो आगे जाके अगर इंस्टॉलमेंट देने से किसने मना कर दिया, राखी ने मना कर दिया, तो सर आलोक पैसे कैसे मांगेगा। इसके लिए कंपनी क्या करती, एग्रीमेंट बनवा के लेती। एंड अंडर द एग्रीमेंट कंपनी आपको बाइंड करती है कि मैं आज पूरे पैसे नहीं दे रहा, लेकिन मैं एग्री कर रहा हूं कि आगे जाके मैं ये पैसे दूंगा। तो जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ मतलब एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ, 2162, मतलब ये क्या है, दिस इज डाउन पेमेंट। ये कुछ और नहीं, मतलब उस दिन साइनिंग अमाउंट जिसको कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, डाउन पेमेंट। तो 21,622 का डाउन पेमेंट पे किया गया। अगला क्या है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब साल के एंड में पे करने वाला। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹15,400 द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। मतलब डाउन पेमेंट किस दिन पे हुआ, 1 जनवरी 2001 के दिन। अब 5 इंस्टॉलमेंट पे करने एंड इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब से होंगे, टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। मतलब अगर मान लो ये 1 जनवरी 21 है जिस दिन हमने कार को खरीदा, तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 मतलब सर 31 दिसंबर 2021 के दिन पहला इंस्टॉलमेंट पे हुआ, 31 दिसंबर 22 के दिन दूसरा, एंड अकॉर्डिंगली तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट्स क्या होने, पे होने। ठीक है। कितना है, एक इंस्टॉलमेंट कितना है, 15,400। अमाउंट दिया है ना हमको कितना, 15,400 रुपीज का इंस्टॉलमेंट है, 21,622 का डाउन पेमेंट है, 80,000 का कैश परचेज प्राइस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है मुझे, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है मुझे, 10%। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है मतलब क्या सर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये जो मेरे इंस्टॉलमेंट्स है ना 15,400 के, इसमें क्या मिले हुए, इंस्टॉलमेंट्स मिले हुए कितना, 10%। क्वेश्चन मुझे बोल क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच कैश इंस्टॉलमेंट। आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे टोटल इंटरेस्ट बता सकते हो, आ जाओ। अब ये टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा एक रहने वाला है फिक्स फॉर्मेट। ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा एक फिक्स फॉर्मेट रहेगा, एंड बिलीव मी इस फॉर्मेट से दोस्ती कर लो, पूरा चैप्टर आपके लिए केक वॉक बन जाएगा। जनरली बच्चों को दिक्कत क्यों आती है, बिकॉज जाएंगे मॉड्यूल के थ्रू। अब मॉड्यूल में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी अलग दिया गया है, लेकिन इस टेबल को हम इस तरीके से स्टैंडर्डाइज कर लेंगे कि आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लिखो बेटा फॉर्मेट में, अभी आपको लगेगा सर फॉर्मेट बना रहे हैं, एक टाइम के बाद फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए डेट, लिखिए डेट लिखेंगे, देन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखिए, देन लिखिए इंटरेस्ट। लिखते जाइए, समझाते जाऊंगा एक एक चीज, वो आप मुझ पे छोड़ दो, भरोसा रख के चलो। डेट लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, इंटरेस्ट, टोटल इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। सर क्या लिखवा रहे हो, अरे रुको जरा सब्र करो, सब समझाऊंगा, रुको जरा सब्र करो, सब समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेट, देन हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस, देन हमने लिखा इंस्टॉलमेंट, देन हमने लिखा टोटल, उसके बाद हमने लिखा इंस्टॉलमेंट, एंड उसके बाद हमने लिखा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अब डेट में आइए एक एक करके स्टार्ट करते सॉल्व कर। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021, x1 की जगह पे 21 कंसीडर कर लो। 1 जनवरी 2021 वाले दिन मैंने कार को हायर परचेस पे खरीदा। पता ओपनिंग बैलेंस कितना है ना, मतलब आज कितने में खरीदी मैंने कार, 80,000। इधर क्या आएगा, 80,000 रुपीज। ये क्या होगा, दिस विल ऑलवेज बी कैश परचेज प्राइस, ये क्या होगा, कैश परचेज प्राइस। ठीक, 80,000 रुपीज की कार मैंने आज खरीदी। आज मैंने कितने की खरीदी, 80,000 रुपीज की कार। ठीक है। अब लॉजिकली आप मुझे बताएंगे जो
हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है सर? इंटरेस्ट एट द रेट, क्वेश्चन में हमको दिया गया 10%। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 10%। अब बताओ, अगर आज मैंने कार खरीदी, अगर 1 जनवरी 21 वाले दिन ही मैंने कार खरीदी, तो क्या उस दिन कुछ इंटरेस्ट चार्ज होगा? नहीं सर, हमने बात करी है इंटरेस्ट चार्ज होता है डिलेड पेमेंट पर, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट 0 ईयर में ऑन द डेट ऑफ परचेज तो कुछ चार्ज होगा नहीं। टोटल क्या है? इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये टोटल क्या है? ए प्लस बी। टोटल क्या है? ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी। मतलब ये भी होगा सर मेरा 80,000। आप मुझे बताइए, जिस दिन असेट खरीदी गई, इस डेट पर ध्यान दो, 1 जनवरी 21 डेट पर ध्यान देंगे। 1 जनवरी 21, क्या 1 जनवरी 21 वाले दिन कुछ इंस्टॉलमेंट पे हुआ? सर जरूर हुआ। 1 जनवरी 21 वाले दिन सर डाउन पेमेंट पे हुआ कितना? 21622 रुपीज का। कितना पे हुआ इंस्टॉलमेंट? 21622 रुपीज का। अब लॉजिकली सोचकर बताइए, जिस दिन कार खरीदा, कैश में खरीदता तो 80,000 पे करने पड़ते, लेकिन उसी दिन मैंने डाउन पेमेंट पे कर दिया 21622 का, तो अभी कितना बैलेंस पेएबल है? सर ऑब्वियसली जितना भी टोटल होगा उसमें से डी जितना भी इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? ई इज इक्वल टू सी माइनस डी। बताओ, फॉर्मूला हमको याद नहीं करने, लॉजिकली सोचने। सर जितना भी ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, आ गया टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट में से जितना इंस्टॉलमेंट पे किया, बचा मेरा क्लोजिंग बैलेंस, बचा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। आ जाओ बेटा कैलकुलेटर पर। 80,000 रुपीज की असेट खरीदी, कैश परचेज प्राइस, लेकिन उसमें से 21622 का डाउन पेमेंट तो पे हो चुका है। मतलब कितना बैलेंस बचा है? 58,378। कितना बैलेंस बचा है? 58,378। बताओ बेटा जल्दी से, समझ में आया क्या? अब अगली डेट कब आएगी? सर हमने बात करी थी 1 जनवरी के बाद अगली डेट आएगी 31 दिसंबर 21, जिस दिन हमारा इंस्टॉलमेंट पे होगा। जिस दिन हमारा इंस्टॉलमेंट पे होगा। आप मुझे सोचकर बताइए, क्या क्वेश्चन ने हमको इंस्टॉलमेंट दे दिए? यस सर, क्वेश्चन ने हमको 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट भी दे दिया है, 15,400, ठीक है। मतलब सर पहला साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 21, देन 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24 एंड 31 दिसंबर 2025। 5 साल। यस। क्या पूरे 5 साल में जितने भी इंस्टॉलमेंट्स पेएबल है दे दिए? यस। देखो ना क्वेश्चन ने दिए, हर साल का एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है लिख देते हैं इधर। 15,400, 15,400, 15,400, 15,400 एंड 15,400। पांचों साल के मुझे इंस्टॉलमेंट दिए क्या? यस सर। अब ऑब्वियसली लॉजिकल है, जितना ईयर 1 का क्लोजिंग होगा उतना ही क्या होगा? ओपनिंग। मतलब ये 58,378 इधर का क्या होगा? ओपनिंग। उसके बाद क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। उसके बाद क्या करेंगे सर? 1 जनवरी वाले दिन से 58,378 का अमाउंट पेंडिंग था। 1 जनवरी 21 से 58,378 का अमाउंट बाकी था पेमेंट करने के लिए। अब आ गया 31 दिसंबर, ठीक, आ गया 31 दिसंबर। ये पूरा पीरियड कौन सा आ गया बेटा? ये पूरा पीरियड। इस पूरे पीरियड के लिए कितना प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था? 58,378। कितना आउटस्टैंडिंग था? 58,378। यह अमाउंट क्या है? बाकी है। यह अमाउंट क्या है? बाकी है। अब जो ये पूरा 1 साल का पीरियड है, क्या इस 58,378 पर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? सर जरूर चार्ज होना चाहिए। कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? 10%। करो कैलकुलेटर पर। 58,378 इंटू 10%, ये होगा 5838 है ना। राउंड ऑफ कर लेंगे, कितना होगा? 5838। अगर आप दोनों का टोटल कर लो तो कितना होगा? 64,216। कितना होगा? 64,216। लेकिन सर 64,216 में से कितना अमाउंट पे हो गया? 15,400 पे हो चुका है। कितना अमाउंट पे चुका है? 15,400 पे हो चुका है। बचा कितना? 4,816। बताओ बेटा, आप बस टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाओ, बाकी कैलकुलेशन तो आपके लिए चिल्लर बच जाएंगे। समझ में आया कि आपको क्या हुआ? सर 1 जनवरी 21 वाले दिन कितने की कार थी? असेट थी 80,000 की, लेकिन 21622 पे हो गया। बचा कितना? 58,378। ये 56,378 जो पूरा फर्स्ट ईयर था, ये जो 58,378 है, ये जो पूरा का पूरा पहला साल था, दैट इज 1 जनवरी 21 से लेकर
31 दिसंबर 21 इस पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग था। यस, तो जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। यस, कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10% के हिसाब से। कितना इंटरेस्ट लगेगा उतने पीरियड के लिए? 10% के हिसाब से। अब 58,378 पर साल भर का इंटरेस्ट कितना होगा? 5838। कितना होगा? 5838। मतलब 31 दिसंबर वाले दिन टोटल अमाउंट पेबल कितना है? 64216। उसमें से 15,400 का इंस्टॉलमेंट काट दो तो बचा कितना? 48816। बचा कितना? 48816। अब सर ये 48816 इधर आउटस्टैंडिंग है, ये इधर कितना आउटस्टैंडिंग है? 48816। अब अगला जो एक साल है ये वाला पीरियड, इस पे क्या होगा? सर ओपनिंग बैलेंस जो आपका है 48816, इस पर फिर से पूरे साल का 10% इंटरेस्ट करो इंटू 0.1, कितना होगा? 4882। 4882 प्लस इज इक्वल टू कर दोगे 53,698 हो रहा है ना? 56,698, 53,698, इसमें से फिर 15,400 का पेमेंट हो जाएगा, बचेगा 38,297। 8 फिर से आ जाएगा 38,298। अब आप ऑटो पायलट मोड पे चले जाओ, इससे पहले जरूरत थी, इसके बाद नहीं है। 38,298 अगले साल के लिए इस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा, दैट इज 3829 प्लस इज इक्वल टू कर दोगे कितना होगा? 42127। कितना होगा? 42127। इसमें से 15,400 का इंस्टॉलमेंट पे हुआ, कितना बचा? 26727। कितना बच रहा है? 26727। अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा 26727। इसमें 10% इंटरेस्ट 2672। कितना? 2672 कर दोगे प्लस 29,399, 29,400 हो रहा है। कितना हो रहा है? 29,400। इसमें से माइनस कर दीजिए 15,400, बचा कितना? 14,000। अभी हो गया 14,000। 14,000 पे 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1,400। टोटल हो गया 15,400 एंड 15,400 पे करने के बाद एंड में बैलेंस कितना होना है? 0। क्या ये 0 ही आना था? ऑब्वियसली सर, अगर पूरे इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे होंगे, सर अगर पूरे इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे होंगे तो एट द एंड बैलेंस कितना होना है? 0 ही होना है। पहले साल के एंड में कितना पेएबल था? पहले साल के जिस दिन असेट खरीदी उस दिन 58,378 पेएबल था, देन इंस्टॉलमेंट्स पे किए। अब इसी का क्या करते हैं? थोड़ा चीर फाड़ करते हैं। इसी का क्या करते हैं? चीर फाड़ पड़ते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था? 15,400, जिसमें से इंटरेस्ट कितना मिला हुआ था? 5838। आज वो कैलकुलेटर पे सोचते हैं, सर मैंने पहले साल के एंड में इंस्टॉलमेंट पे किया 15,400, जिसमें से मैंने 5838 का इंस्टॉलमेंट पे किया, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 1 मैंने इन प्रिंसिपल के टुवर्ड्स कितना पे किया? हमको पता है ये जो 15,400 है इसमें कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट है, कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट है। 5838 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना बच रहा है? 9562। कितना प्रिंसिपल बच रहा है? 9562। उसी तरीके से सर जो सेकेंड ईयर वाला इंस्टॉलमेंट है 15,400, उसमें से इंटरेस्ट कितना पेड है? 4882। उसमें से इंटरेस्ट कितना पेड है? 4882। तो प्रिंसिपल के टुवर्ड्स कितना गया? बैलेंस 10518। सेम अप्लाई होगा 3 में। 15,400 में से अगर मैंने 3829 पे किया है फॉर इंटरेस्ट तो 11571 इज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। अगले केस में 15,400 में से 2672 इज टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, तो 12,728 इज टुवर्ड्स द 12,728 इज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। एंड लास्टली 15,400 में से 1,400 इंटरेस्ट है तो 14,000 रुपए का पूरा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। बताओ बेटा लॉजिकली समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन ने हमको पूछा क्या, ध्यान से देखते हैं। पहला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट। बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना पे हुआ? ये अमाउंट, ये टोटल कर दो, इसका टोटल कर दो। कितना हो रहा है? 5838 पहले साल में इंटरेस्ट 5838 प्लस 4882 प्लस 3829 प्लस 2672 प्लस 1400, कितना हो रहा है? 18622। कितना हो रहा है? 18,622। एंड एक जादू दिखाओ क्या? जादू दिखाओ क्या? आ जाओ बेटा जादू दिखाता हूं। सर ये तो हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, आप मुझे बताओ क्या हमको ये फॉर्मूला के बारे में पता है या नहीं पता? क्या ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता? जल्दी से बताओ। हायर परचेज प्राइस
इज इक्वल टू कैश परचेज प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। बताओ ये चीज आपको पता है कि नहीं? ये फॉर्मूला मैंने आपको कॉन्शियसली नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि सबकॉन्शियसली आप डेवलप कर चुके हो। सर हायर परचेज प्राइस मतलब कैश परचेज प्राइस प्लस द टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट्स प्लस द टोटल ऑफ इंटरेस्ट। अब लॉजिकली सोचकर बताओ, हायर परचेज प्राइस मतलब मैं टोटल कितना पे कर रहा हूं। आ जाओ कैलकुलेटर पे। सर मैंने 21622 का डाउन पेमेंट पे किया, 15400 मैंने पे किया कितने बार? 5 बार। 15400 पे किया मैंने कितने बार? 5 बार। मतलब मैं टोटल कितना पे कर रहा हूं? 98622। मैं टोटल कितना पे कर रहा हूं? 98622। अगर मैं कैश में खरीदता तो कितना पे करना पड़ता? सिर्फ और सिर्फ 80,000। हायर परचेज में कितना पे कर रहा हूं डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स को मिलाकर? 98622। अगर पूरा कैश में खरीदता तो सिर्फ और सिर्फ कितना पे करना पड़ता? 80,000। मतलब मैं टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूं? सर आप ना टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो प्लस इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? बोलो रे, अरे बोलो रे, इंटरेस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर कितना पे हो रहा है? 98622 माइनस 80,000। सर 18622, क्या बात कर रहे हो सर? इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो भी इंटरेस्ट 18,622 ही आ रहा है। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, टेबल से निकाला तो भी 18,622 आ रहा है। उतना ही आना था ना रे, उतना ही आना था ना। 98622 में से कैश के लिए कितना पे कर रहे हो? 80,000। एंड इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 18622। अब अगर कोई पूछे ना तो बता देना कि पहले साल की इंस्टॉलमेंट में 5838 का इंटरेस्ट मिला हुआ है, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट में 4882 का इंटरेस्ट मिला हुआ है, तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट में 3829, चौथे साल में 2672 एंड पांचवें साल की इंस्टॉलमेंट में 1400 का इंटरेस्ट मिला हुआ है। अब बेटा और एक बात बताता हूं, फिर एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा एंड कई सारे लॉजिक्स आपके डेवलप हो जाएंगे। एंड द पॉइंट इज, क्या कोई होनहार स्टूडेंट ऐसा है जो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए एंड जो मुझे बता दे कि क्या रीजन हो सकता है कि जैसे 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 मेरे साल आगे बढ़ रहे हैं वैसे 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 इंटरेस्ट कम होता जा रहा है? बताओ बेटा लॉजिक। चैट में इसका लॉजिक आए बिना मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। जैसे 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 मेरा साल आगे बढ़ रहा है वैसे 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 हर इंस्टॉलमेंट में जो कैश कंपोनेंट है वो कम होता जा रहा है। टेल मी वाई, टेल मी वाई, टेल मी वाई, टेल मी वाई। किसी एक रीजन को पूछो एंड उस रीजन को बोलो यू इज द बिकॉज। किसी भी एक रीजन को पॉइंट आउट करो एंड बोलो यू इज द बिकॉज। क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? सर कोइंसिडेंस है क्या? सर अकाउंट्स है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता सर? हर फिगर के पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक है। एंड बस मुझे जानना है कि ये जो अमाउंट कम 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 होते जा रहा है इसका रीजन क्या है? एंड क्या ऐसा हो सकता है कभी कि पहले साल में इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम? मतलब क्या अदरवाइज पॉसिबल है क्या? क्या अदरवाइज पॉसिबल है कि फर्स्ट ईयर में ज्यादा इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट है, सेकंड में ज्यादा, थर्ड में ज्यादा, फोर्थ में ज्यादा? क्या ऐसा हो सकता है या हमेशा इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा? एंड अगर ये जो अमाउंट हर बार कम 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 हो रहा है इसका रीजन क्या है? रीजन जानना है मुझे। बिकॉज आई नो, अगर मैंने आपको कैलकुलेशंस में पक्का कर लिया, अब ये जो कैलकुलेशंस है ऑब्वियसली आप किसी भी बच्चे को पूछोगे तो एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेशंस नहीं आने हैं। एग्जाम में आएगा तो हमारा अकाउंटिंग ही, लेकिन अकाउंटिंग का बेस है बेटा है कैलकुलेशंस। इस चैप्टर में अगर मुझे कोई पूछे तो मैं तो बोलता हूँ भाई 70% कैलकुलेशंस का गेम है, 30% अकाउंटिंग का गेम है। जितना टाइम जनरली लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग को ज्यादा टाइम देते हैं। अरे कैलकुलेशन ही खराब है रे, कैलकुलेशन ही खराब है, गलत अमाउंट से कितनी भी एंट्रीज पास कर लो सेंस ही नहीं बनेगा। बताओ बेटा लॉजिक। और एक हिंट देता हूं, लॉजिक उसके जस्ट बाजू में, जस्ट बाजू में लॉजिक है, जस्ट जब लग के लॉजिक खड़ा हुआ है। ये देखो, लग के जस्ट बाजू में लॉजिक है उसका। अब इससे बड़ी हिंट नहीं दे सकता मैं।
तो मैं छाँव बन जावा तेरी खुशियों के खा, अरे बोलो रे, खाती, अरे गलत बोलो। देखो मेरे क्लास में ना गलत बोलने पे किसी को भी डांट नहीं है, ना बोलने पे श्योर है कि डांट मिल सकती है, लेकिन गलत बोलने पे डाउट नहीं। बोलो ना जो मन में आ रहा। द सिंपल लॉजिक, द वेरी 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 सिंपल लॉजिक। अरे समझो रे, अरे समझो रे सर, ये 5838 आया किधर से? इंटरेस्ट लग रहा है तो कम होगा, नहीं बेटा इंटरेस्ट लग रहा है तो कम होगा नहीं, उसका रीजन क्या है? सिंपल रीजन बता दो, अभी आपकी सबकी बत्ती जलेगी एक साथ बेटा, सबकी बत्ती जलेगी मुझे पता है। ये तो बड़ा टॉइंग है बेटा, ये 5838 कहाँ से आया? फिर इसी का 10% है। ये 4882 इसी का 10% है। ये 3829 इसी का 10% है। ये 2672 इसी का 10% है। एंड ये 1400 इसी का 10% है। अब सर ऑब्वियसली जैसे 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 इंस्टॉलमेंट्स पे होते रहेंगे, क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेबल कम होता रहेगा? यस। मतलब पहले साल के एंड में कितना पेबल था? 58327। सेकेंड साल के एंड तक कितना अमाउंट पेबल बचा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का? 48816 है ना। ये सारे के सारे क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आउटस्टैंडिंग है। ये क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट आउटस्टैंडिंग। अब जैसे 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 प्रिंसिपल रीपे होता रहेगा सर, इंटरेस्ट तो कम होना ही है ना। पहले साल में कितना, कितने पर इंटरेस्ट लगा? 58,378 पर, ब्याज ज्यादा ही लगना है। देन जैसे इंस्टॉलमेंट पे हुआ, थोड़ा मन हल्का हुआ कि चलो जितना भी मेरा गया 15,400, मानता हूं मैं 15,400 में से, चलो मानता हूं मैं कि 15,400 में से 5838 का मैंने इंटरेस्ट पे किया, लेकिन 989562 का प्रिंसिपल भी तो पे किया। अब जो 58,378 था उसमें से 9572 का अगर मैंने पे कर दिया, क्या हमारा, क्या पे कर दिया मैंने अगर प्रिंसिपल, तो बचा हुआ जो 48816 है, प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रहा है ना। जैसे 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 प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम होता रहेगा, उसी पर 10% इंटरेस्ट क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। इट्स अ सिंपल लॉजिक। बताओ बेटा, बत्ती जली क्या? बत्ती जली क्या? बत्ती जली क्या? बत्ती जली, बत्ती जली, बत्ती जली क्या? बत्ती जली क्या? बत्ती जली क्या? बत्ती जली, बत्ती जली, बत्ती जली क्या? कॉमन सेंस है क्या? कॉमन सेंस है सर। इंटरेस्ट क्या है? जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसका सर्टेन परसेंटेज। अब जैसे 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 इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहोगे, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम होता रहेगा। जैसे 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 अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम होता रहेगा, ऑब्वियसली उस पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होना है? कमी होना है। बोलो ना, अरे बोलना माही बोलना। बताओ फॉर्मेट समझ में आया क्या? एंड आपने नोट कर लिया क्या? देखो बेटा, मेरे क्लास में ना और एक आपको रूल बता देता हूं। आज पहला क्लास है, काइंड ऑफ ओरिएंटेशन ही है, तो मैं आपको रूल्स बताते चलूंगा। अब मेरे क्लास में आप स्टूडेंट्स कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। पहली बात तो, जो बच्चे लाइव देख रहे हो, आई नो कि बात करते करते यू हैव इनफ ऑफ द टाइम नोट करने के लिए। एंड जो बच्चे रिकॉर्डेड देख भी रहे हो, जो बच्चे स्पीड बढ़ाकर देख भी रहे हो, लिखने के लिए आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना मैं तो आपके हाथ में हुई, वरना मैं तो आपके हाथ में हुई ना। जब चाहो पॉज करो, जब चाहे प्ले करो, लेकिन मैं कभी भी आपको लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं देने वाला। जब मैं आपको बोलूंगा ये कंसेप्ट सुन लो, बाद में लिख लेना, उसके लिए मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स होंगे, इसे आपको साथ में नोट करना पड़ेगा। बेटा मैं रीजन बताता हूं क्यों। बिकॉज मुझे आपको सिर्फ क्लासेस नहीं प्रोवाइड करनी, मुझे आपको एग्जाम रेडी करना है। एंड जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं ना, एग्जाम में आपको दोनों चीजें साथ में करनी पड़ती है। क्या एग्जाम में ऐसा होगा पहले हम बैठ के सोचेंगे फिर हम बैठ के लिखेंगे? नहीं सर, एग्जाम में आपको सोचना भी साइमल्टेनियसली पड़ेगा, आपको लिखना भी साइमल्टेनियसली पड़ेगा। एंड आपको उसकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। एंड वो हैबिट बेटा एक दिन में डेवलप नहीं होगी, वो हैबिट आपकी बेटा विद टाइम ही डेवलप होगी। वो हैबिट आपकी विद टाइम ही डेवलप होगी। इसीलिए मैं आपको मेक श्योर करवाना चाहता हूं कि जब आप सुन रहे हो, जब आप समझ रहे हो, तभी आप लिखने की आदत डालो, ताकि बाद में हमको दिक्कत ना आए। ऑल क्लियर बेटा? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो बच्चों का आ गया ऑल क्लियर। अब चलो क्या करते हैं, इसी को ना थोड़ा 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 हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे आपको बस ये फॉर्मेट बताना है। ये जो फॉर्मेट है ना बेटा, ये फॉर्मेट ना इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। जिस बच्चे ने इस फॉर्मेट को समझ लिया, जिस बच्चे ने इस फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेशंस देख ली, बिलीव मी ये चैप्टर में उसको 1% भी दिक्कत नहीं जाने वाली। एंड डू नॉट वरी, ये चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाए उतनी इनफ प्रैक्टिस तो मैं करवाई दूंगा। वो मुझ पर छोड़ दीजिए, उतनी इनफ प्रैक्टिस तो मैं आपको अपने एंड पे करवाई दूंगा, ठीक है।
अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या बोल रहा है सिचुएशन नंबर 2, ध्यान से देखो। जो हमारा सिचुएशन नंबर 1 था ना, उसमें क्या हमको कैश प्राइस गिवन था? यस। क्या हमको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था? यस। क्या हमको उसमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स गिवन था? यस। बताओ लॉजिकली सोचकर, जो वो है, क्या उसको हमें कैश प्राइस गिवन था? यस। क्या हमें उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था? यस। एंड क्या उसमें हमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी दिए गए थे? यस, तीनों चीजें दी गई थी। अब सेकंड केस हम लोग कौन सा देखेंगे? जब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है एंड हमको इंस्टॉलमेंट्स गिवन है। क्या इस क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? यस। इस क्वेश्चन में हमको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है? यस। बट कैश प्राइस इज नॉट गिवन। सर अगर कैश प्राइस गिवन नहीं है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखेंगे, एक एक करके समझते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखो। एक्स परचेज अ टीवी ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक्स हो गया हमारा हायर परचेसर, ठीक है। एज पर द टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे ₹3,000 डाउन। जिस दिन टीवी खरीद रहे हो उस दिन कितना पे करना है आपको? डाउन पेमेंट ₹3,000, ठीक है। एंड ₹4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ₹3,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ₹5,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। क्या कहा गया है? ध्यान से सुनो। जितना भी अमाउंट है आपको 4,000 किसको पे करने? फर्स्ट ईयर के एंड में। आपको 3,000 किसे पे करने? सेकेंड ईयर के एंड में। आपको 5,000 कब पे करने? थर्ड ईयर के एंड में। मतलब मुझे इंस्टॉलमेंट्स तो दिया। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10-12% पर एनम। मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट्स है ना, इसमें सर कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है? 12% का इंटरेस्ट मिला हुआ है। सर ऑब्वियसली ये जो 4,000 है, ये जो 3,000 है एंड ये जो 5,000 है, हमको पता है इनमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट मिला हुआ है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%। क्या क्वेश्चन ने मुझे कैश परचेज प्राइस दिया है? नहीं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कैश प्राइस। अच्छा, मतलब अगर आप इस एसेट को कैश में खरीदते तो कितना पे करना पड़ता? एंड इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। एंड इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। आ जाओ, आप बना लेंगे नया फॉर्मेट, मैं तो इधर ही रब कर दूंगा, है ना। मैं इधर ही रब करूंगा, तुम बनाओ नया फॉर्मेट, क्योंकि तुम तो पहली बात रब कर नहीं सकते, पेन से लिख रहे हो। एंड रब करके भी क्या कर लोगे? बाद में पढ़ना नहीं है क्या तुम्हें? ओ बच्चों, शॉर्टकट तुम नहीं मारने का। मैं हो गया पास, मैं हो गया पास, मैं पढ़ा भी रहा, मैं हो गया पास। मेरे को अभी किसी को नहीं दिखाना है मेरा प्रेजेंटेशन, लेकिन तुमको दिखाना है। किसी को नहीं, तुमको अपने आप को ही दिखाना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो जो चीजें गिवन है ना उसे भरते जाते हैं। फॉर्मेट तो हमको लगभग पता ही है। जो जो चीजें गिवन है ना उसको भरते जाते हैं। जैसे एक तो इंटरेस्ट का मुझे रेट क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 12% का रेट, ठीक है। बताइए मुझे गिवन क्या क्या है? बताइए मुझे गिवन क्या क्या है? सर मुझे इंटरेस्ट एट द रेट 12% गिवन है, बस वो मैंने लिख दिया। एंड मुझे ना इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट दिया है। डेट की जगह पे इधर हम लोग क्या करेंगे? ईयर, है ना। हो सकता है कि इसमें आपको डेट लिखनी पड़े अगर डेट गिवन है। अगर डेट गिवन नहीं है तो आपको ईयर लिखना पड़ेगा। ईयर 0, मतलब ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ईयर 0, देन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। बताओ जिस दिन आपने खरीदा ईयर 0 में आपने कितना पे किया है? 3,000 रुपीज डाउन। आपने कितना पे किया है? 3,000 रुपीज डाउन, मतलब ये इंस्टॉलमेंट हो गया, डाउन पेमेंट वाला इंस्टॉलमेंट। देन आपने कैसे इंस्टॉलमेंट्स पे किए? पहले साल के एंड में 4,000, दूसरे साल के एंड में 3,000, तीसरे साल के एंड में 5,000। लिख दो बेटा। पहले साल के एंड में कितने पे किए? 4,000। अगले साल के एंड में 3,000, अगले साल के एंड में 5,000, ठीक। बस इतनी चीजें गिवन है क्या? यस। अब इतने चीजों के ऊपर मुझे पूरा का पूरा टेबल भरना है, बिकॉज मुझे कैश परचेज प्राइस चाहिए ना, तो पूरा का पूरा टेबल भरना पड़ेगा। बताओ अब स्टार्ट कहां से करूं? सर इससे पहले ना हमने ओपनिंग बैलेंस दिया होता, उस पर इंटरेस्ट निकालते, उसमें से इंस्टॉलमेंट हटाते, बचता हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब सर दिक्कत ये हो गई कि क्वेश्चन ने ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं, उल्टा हमको बोला कैलकुलेट करो। उल्टा हमें क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करो। अब इसमें कैसे होगा? ध्यान से देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन में जाओ। आप क्या करो? आप इससे पहले ना लास्ट वाला क्वेश्चन में, मतलब पेज पलटा लो। लास्ट पेज पे जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लास्ट पेज पे जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, आप लॉजिकली सोचकर बताओ, जो हमारा ईयर 5 था ना, इधर बस टेम्पररी लिख रहा हूं, आपके बुक में लिखा होगा, जो हमारा ईयर नंबर 5 था ना, मुझे याद है इधर ओपनिंग बैलेंस था 14,000, हमने इंटरेस्ट लिखा था 1,400, इधर हो गया था 15,400, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट भी था 15,400,
एंड क्लोजिंग बैलेंस हो गया था नील। देखकर बताओ ये चीज हमने देखी थी कि नहीं लास्ट एग्जांपल में? 14,000, 15,400, 15,400, 15,400, 0, ये चीज देखी थी क्या? यस। मतलब सर लास्ट वाले एग्जांपल से ना हम एक चीज समझ सकते हैं कि एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर जो होगा ना वो बैलेंस जीरो ही होगा, बिकॉज ऑब्वियसली है सर, अगर आपने सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए तो क्लोजिंग बैलेंस जीरो ही होना है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या होता है सर? क्लोजिंग बैलेंस मतलब जितना प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है, अब एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर अगर आप सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर दोगे तो क्लोजिंग बैलेंस तो जीरो ही होना चाहिए। मतलब सर ये वाला जो हमारा एग्जांपल है ना, इसमें भी सब कुछ करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? जीरो ही होगा। बताओ लॉजिक समझ में आया क्या सारे बच्चों को? अगर मैं सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर दूंगा तो एट द एंड ऑफ ईयर 3 इस एग्जांपल में क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? जीरो। अब बताओ अगर 5,000 का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है जीरो, मतलब टोटल भी कितना हुआ होगा? 5,000। नीचे से आप क्या करते चलोगे? रिलेट करते चलोगे। जैसे इधर जीरो था, इधर जीरो, इधर 15,400, इधर 5,000, मतलब इधर टोटल पे कितना पे किया होगा? अब ऑब्वियसली इफ क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू टोटल माइनस इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट और टोटल एक जितना ही होगा। अगर क्लोजिंग बैलेंस जीरो आ रहा है तो जितना मेरा इंस्टॉलमेंट होगा उतना ही मेरा क्या होगा? टोटल होगा। जितना मेरा इंस्टॉलमेंट होगा उतना ही मेरा क्या होगा? टोटल होगा। अब ध्यान से सोचेंगे, लॉजिक बताएंगे ना, ये जो मेरा 5,000 रुपए है, लॉजिकली सोचेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ये जो मेरा 5,000 रुपीज है, क्या इस 5,000 रुपीज में मेरा कुछ इंटरेस्ट एंड कुछ इंस्टॉलमेंट भी मिला हुआ है? बताओ ये जो 5,000 रुपीज मेरा टोटल है, कौन सा वाला? ये वाला। ये जो 5,000 रुपीज है, क्या इस 5,000 में कुछ प्रिंसिपल मिला हुआ है? यस। क्या इस 5,000 में कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ है? यस। आ जाओ नीचे लिखो, लिखेंगे, लिखो, आपको भी लिखना है। लेट द प्रिंसिपल कंपोनेंट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट बी एक्स। मतलब सर हमको पता नहीं है ना, बचपन से अलजेब्रा में जब कोई चीज आपको पता नहीं है तो वो क्या है? एक्स। बिकॉज एक्स को आज तक कौन ही पता लगा पाया ना, एक्स को कौन ही समझ पाया है। तो लेट द प्रिंसिपल कंपोनेंट आउटस्टैंडिंग इन लास्ट इंस्टॉलमेंट बी एक्स। मतलब लास्ट कंपोनेंट में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, एक्चुअली में फिगर कितना है मुझे पता नहीं है, अगर वो एक्स है तो इंटरेस्ट फॉर लास्ट ईयर कितना होगा? सर एक्स पर 12%, मतलब 0.12x। बताओ लॉजिक समझा क्या? लास्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मुझे पता है क्या? नहीं। लेकिन अगर ये x है, लेकिन अगर ये x है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? 0.12x। अगर ओपनिंग बैलेंस x है तो इंटरेस्ट कितना होगा? 0.12x एंड सर x प्लस 1.12x कितना हो रहा है? 5,000। ये हमने देखा सर, x प्लस 0.12x का अमाउंट कितना गिवन है? 5,000। मतलब 1.12x का अमाउंट कितना है? 5,000। तो x कितना होगा? इतना एल्जेब्रिक इक्वेशन तो सॉल्व किया ही होगा। 5,000 डिवाइड बाय 1.12 होगा 4,464। कितना होगा? 4,464। समझ में आया क्या? बोलो ना, समझ में आया क्या? फिर से एक बार बताता हूं। एट द एंड ऑफ ईयर 5 मेरा बैलेंस कितना होना है? जीरो ही होना है। इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 5,000। मतलब टोटल भी कितना होगा? 5,000। क्या हमको ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट पता है? नहीं। लेकिन अगर हम उसको x माने तो वी आर फॉर श्योर कि इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा? 0.12x। मतलब टोटल 1.12x का कितना हो रहा है? 5,000। इफ 1.12x इज इक्वल टू 5,000 तो x कितना होगा? 4,464। लिख दो, ये ओपनिंग बैलेंस है 4,464। अगर आप इस पर करोगे भी 12% कैलकुलेट तो कितना होगा? 536। एंड बाय डिफॉल्ट ये टोटल कितना होना है? 5,000। बताओ बच्चों ये समझ में आया क्या? जनरली हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं अगर हमको कैश प्राइस गिवन है, लेकिन इधर कैश प्राइस गिवन नहीं है तो कैसे जाएंगे? नीचे से ऊपर। कैसे जाएंगे बेटा? नीचे से ऊपर। बोलो ये लास्ट वाला समझ में आया क्या? बोलोगे तो फिर से एक बार समझा दूंगा। अगर आप बोलोगे सर समझ में आ गया तो मैं ऊपर बढ़ूंगा, इसके बाद ना बस क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मेलिटी बन चुका है। इसके आगे बेटा क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मेलिटी, आई एम श्योर विद दैट पार्ट। ओ हारे या मैं दिल हारे या, ओ हारे या मैं दिल हारे या, ओ हारे या मैं दिल हारे या,
मैं हारा तुझ पे, मैं हारा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं जिनको नहीं समझा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, एंड इट इज वेरी मच लॉजिकल, कि एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर अगर आप सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर दोगे तो क्लोजिंग बैलेंस बाकी कितना रहेगा, 0। ठीक है, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मेरा 5000 है, उसमें मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला हुआ है 5000। इफ टोटल माइनस इंस्टॉलमेंट, मतलब इफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये कितना होना है, 5000। तो ऑब्वियसली ये जो है मेरा, ये कितना होना है, 5000 ही होना है। अब जो मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट है, क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट में कुछ कंपोनेंट प्रिंसिपल है? यस। क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट में कुछ कंपोनेंट इंटरेस्ट है? यस। लेकिन कितना कंपोनेंट प्रिंसिपल है एंड कितना कंपोनेंट इंटरेस्ट है, क्या मुझे पता है? नहीं पता है। अब अगर मुझे नहीं पता तो क्या करेंगे, विल अज्यूम लेट द प्रिंसिपल कंपोनेंट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट बी एक्स। मान लेंगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एक्स है। अब अगर प्रिंसिपल एक्स है तो इंटरेस्ट कितना होगा, एक्स पर 12%, मतलब 0.12x। इंटरेस्ट कितना होगा, एक्स पर 12%, मतलब 0.12x। अब x प्लस 0.12x कितना है मेरा, 5000। इफ 1.12x इज इक्वल टू 5000, तो x कितना होगा, 4464। मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट में मेरा प्रिंसिपल कितना है, 4464। अगर 5000 में से 4464 इज फॉर माई प्रिंसिपल कंपोनेंट, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 536। कितना होगा इंटरेस्ट बेटा, 536। अब चलिए इसी कैलकुलेशन को ऊपर लेके जाते हैं। सर लास्ट में हम क्या किया करते थे ना, कि यही क्लोजिंग को लेकर आते थे इधर एज एन ओपनिंग, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग यही क्लोजिंग को एज एन ओपनिंग लेकर जाया करते, तो इधर वही होगा, जो ईयर 3 का ओपनिंग वो ईयर 2 का क्लोजिंग। लॉजिकल है ना, ईयर 3 का ओपनिंग वही ईयर 2 का क्लोजिंग। कितना होगा, 4464। कितना होगा, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा 4464। कितना हो गया मेरा, 4464। ठीक है, अब फिर से लॉजिकली बताओ, इफ क्लोजिंग बैलेंस, इफ टोटल माइनस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। फॉर्मूला देखो, क्लोजिंग बैलेंस का क्या है, सी दैट इज टोटल माइनस डी दैट इज इंस्टॉलमेंट। अब अगर 3000 माइनस करने के बाद 4464 है, तो टोटल कितना होगा सर, ऑब्वियसली ये होगा 4464 प्लस 3000। कितना होगा, 4464 प्लस 3000, ये होगा 7464। कितना होगा, 7464। बताओ लॉजिक समझा क्या, बताओ लॉजिक समझा क्या सर, सिंपल है रे। इफ टोटल में से इंस्टॉलमेंट हटाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो टोटल क्या होगा सर, ये क्लोजिंग बैलेंस प्लस इंस्टॉलमेंट, मतलब 7464। अब इधर फिर से दिमाग लगाएंगे क्या, नहीं सर अभी तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे होगा। फिर हमको फिर से पता है, अगर ओपनिंग बैलेंस हमारा एक्स है, लिखेंगे क्या, नहीं बस ऐसे लिख रहा हूं। अगर ओपनिंग बैलेंस एक्स है तो ये कितना होगा, 0.12x। मतलब सर 7464 इज इक्वल टू 1.12x। करो, 7464 डिवाइड बाय 1.12, ये होगा 6664। कितना होगा, 6664, ये होगा मेरा प्रिंसिपल। एंड अगर आप 6664 पर 12% कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 800, या आप डायरेक्टली 7464 में से 6664 भी माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 800। मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट में 800 रुपए का इंटरेस्ट मिला हुआ है, समझा क्या। सेम कैलकुलेट किया रे, अब इधर भी मैं अगर सेम चीज को लिखूं, सेम चीज को लिखे तो कितना होगा, वही होगा x प्लस 0.12x इज इक्वल टू, इधर कितना हो रहा है मेरा 7464। तो x कितना होगा, 7464 डिवाइड बाय 1.12 कर लो, 7464 डिवाइड बाय 1.12, ये हो रहा है 6664। कितना हो रहा है, 6664। अब 7464 में से 6664 का मेरा प्रिंसिपल है, मतलब 800 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट है। अब सर अब तो फॉर्मेलिटी बन चुका है, ये जो मेरा 6664 है ना, यही मेरे पिछले साल का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। अब ये 6664 इज आफ्टर पेमेंट ऑफ 4000 रुपए का इंस्टॉलमेंट। ये जो 6664 है, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ 4000, मतलब कितना होगा, ये होगा 10,664। कितना होगा, 10,664। इसमें फिर से वही लॉजिक, क्या, इफ 10,664 इज 1.12x, तो डिवाइड बाय 1.12 करेंगे। प्रिंसिपल कितना बाकी है, 9521। प्रिंसिपल कितना बाकी है, 9521। एंड उस पर 12% इंटरेस्ट कितना होगा, 1143। कितना होगा, 1143। वही लॉजिक सर, ईयर 1 का जो ओपनिंग है वही किसका होगा, ये फर्स्ट 0th ईयर में ध्यान देना, 9521 ही पिछले साल का क्या होगा, क्लोजिंग 9521।
अब 9521 3,000 का डाउन पेमेंट पे करने के बाद आया है, मतलब कितना होगा 12521, कितना होगा 12521। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या इधर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा? बताओ मुझे, ये जो जगह है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली जो जगह है, क्या इधर इंटरेस्ट का कंपोनेंट आएगा? जिस बच्चे ने भी लेक्चर ध्यान से सुना है वो बच्चा करेक्ट आंसर दे पाएगा, एंड जो बच्चा बस सुन रहा है उसका आंसर गलत ही होने वाला है। चाहे तो लास्ट क्वेश्चन में देख लो, उस हिसाब से आप रिलेशन फाइंड आउट कर दो। बस मुझे आप इतना बता दो, मुझको इतना बता दे कोई, क्या हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे कोई? एज करेक्टली सेट सर, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, काहे? बिकॉज हमको पता है सर, ईयर जीरो मतलब ऑन दी डेट ऑफ परचेज, जिस दिन आपका 3,000 रुपए का डाउन पेमेंट पे हुआ। सर डाउन पेमेंट में कुछ भी कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, डाउन पेमेंट में कुछ भी कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 12521। अगर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं तो कितना होगा 12521, एंड दिस इज आवर आंसर 12521। लेट अस चेक, देखो कितना आ रहा है 12521, कितना आ रहा है? कैश परचेज प्राइस कितना आ रहा है? क्वेश्चन ने पूछा क्या था? कैश परचेज प्राइस, क्योंकि मेरा 12521 एंड इंटरेस्ट पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है हमने कैलकुलेट कर लिया क्या? यस। पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है 1143, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है 800 रुपीज का, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है 836 रुपीज का। एंड अगर आप ध्यान से देखो, एंड अगर आप अपने दिमाग में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने लगे हो, फिर आप बहुत ज्यादा खुश होगे ये चीज जान के कि सर जो हमने लॉजिक लास्ट क्वेश्चन में लगाया था कि जैसे 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 इंस्टॉलमेंट पे होते रहेंगे वैसे 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 इंटरेस्ट का कंपोनेंट कम होता रहेगा। सेम अप्लाई हो रहा है इधर, देखो देखो बड़ा ध्यान से देखो, सेम अप्लाई हो रहा है, सेम सेम सेम। देखो ना, पहले साल में कितना इंटरेस्ट है 1143, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कम हो गया क्या? यस। कितना 800, थर्ड इंस्टॉलमेंट में और कम हो गया क्या? यस। कितना कम हो गया 536, कितना आ गया कम हो गया 536। बोलो समझ में आया क्या? हमने कुछ नहीं किया रे, इसीलिए बोल रहा हूं टेबल ध्यान से समझो। अब इस टेबल में हमने और दो नई चीजें सीखी, पिछले टेबल में जो दो चीजें देखी थी वो तो दिखी, इधर और चीजें नहीं सीखी। क्या चीजें नहीं सीखी सर? एक तो नया सीखा कि क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर क्या होना है, जीरो ही होना है। क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर क्या होना है, जीरो ही होना है। देखा तो लास्ट में भी, तो बस अप्लाई इस वाले में किया। एंड जो जीरो ईयर होगा, जो डेट ऑफ परचेज होगा, उस दिन इंटरेस्ट भी क्या होगा जीरो। बैक कैलकुलेशन से हमने कर लिया, इफ क्लोजिंग इज इक्वल टू टोटल माइनस इंस्टॉलमेंट, तो क्लोजिंग प्लस इंस्टॉलमेंट टोटल होगा। अब ये जो टोटल है इसमें इंस्टॉलमेंट भी मिला हुआ, इंटरेस्ट भी मिला हुआ, ठीक। बोलो बेटा समझ में आया क्या? लिख लो तब तक। एंड ये वाला समझ में आया क्या? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत? हम क्या कर रहे हैं बेटा, बस आज हमको ना कैलकुलेशंस वाला पार्ट देखना है। एंड वंस वी आर श्योर ऑन कैलकुलेशंस वाला पार्ट ना, देन अकाउंटिंग में आप अटकोगे नहीं। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशंस पहले देखेंगे नहीं, डायरेक्टली अकाउंटिंग पे जंप करेंगे, फिर जब अकाउंटिंग में जाएंगे तब कैलकुलेशंस में उलझेंगे। मैं आपको पहले कैलकुलेशंस एंड पे इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि जब अकाउंटिंग जाएंगे तब आप खास अकाउंटिंग पे दिमाग लगाओ, तब ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस में दिक्कत आनी चाहिए नहीं। बोलो सदियों से भी लंबी है पंजियां मानते हैं, और तो फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी, चंदा भी दीवाना है तेरा, चलती है हंसने से सारी चकोरियां, काजल की सियाही पे लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया। तो चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। एक काम करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन के ना और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रांग हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए इसी टाइप के और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना। ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन सब सारे साथ में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह लगभग सेम ही है, बस फिगर्स चेंज है। तो आई डू नॉट वांट कि आप बस कॉपी कर रहे हो,
आई वांट कि आप अप्लाई करो अपने एंड पे, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन में इसी का सारी चीजें अप्लाई होंगी, सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आशा परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम, एज पर द टर्म्स शी इज रिक्वायर्ड टू पे ₹70,000 डाउन पेमेंट पे करना है ट्रक के लिए 70,000, 53,000 एट द एंड ऑफ ईयर 1, 49,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2 एंड 55,000 एट द एंड ऑफ ईयर 3। तीनों इंस्टॉलमेंट्स के बारे में भी दिखा दिया। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट का क्वेश्चन ने मुझे रेट भी दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक एंड इंटरेस्ट पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। क्या बोल रहा है, एक तो कैश प्राइस निकालने बोल रहा है, दूसरा हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है वो क्वेश्चन मुझे दे रहा है। आ जाओ, आपको नया फॉर्मेट बनाना है, नया फॉर्मेट बनाना है आपको, मैं इधर ही चेंज कर लूंगा अपने एंड पे, ठीक है। सारा का सारा फॉर्मेट बनेगा वैसा ही। खुशियां च नचदा मैं फिरा, हंजुआ च बचदा मैं फिरा। जो जो गिवन है पहले कॉपी कर लेंगे। क्या क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, इंस्टॉलमेंट्स कितने 70, 53, 49, 55, 70, 53, 49, 55, ठीक है। इंस्टॉलमेंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है मुझे 10%। कर सकते हो क्या कैलकुलेट अपने एंड पे? सर सिंपली कर सकते हैं। लॉजिक कैसे स्टार्ट होगा सर? लॉजिक विल सिंपली स्टार्ट एज, अगर मुझे कैश प्राइस नहीं गिवन है, अगर मुझे कैश प्राइस नहीं गिवन है तो सबसे पहले एक चीज तो मैं लॉजिकली बता सकता हूं, एंड द पॉइंट इज कि सर एट द एंड ऑफ ईयर 3 अगर आप सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना है 0। अगर टोटल में से इंस्टॉलमेंट लेस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 0, मतलब टोटल कितना होगा, ऑब्वियसली 55,000। टोटल कितना होगा 55,000। अब ध्यान से देखेंगे उसी चीज में, मान लो मेरा इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट x है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओपनिंग बैलेंस इज x, तो इंटरेस्ट कितना होगा 0.10x। अगर ओपनिंग बैलेंस प्रिंसिपल कंपोनेंट का x है तो ऑब्वियसली उस पर 10% कितना होगा 0.10x। बताइए कितना होगा, x प्लस 10% ऑफ x, x प्लस 10% ऑफ x 0.10x, मतलब 1.10x कितना है 5,000, मतलब 1.10x कितना है 5,000। तो बताइए x कितना होगा, ये होगा 5,000 डिवाइड बाय 1.1। लॉजिकल है ना, इफ x प्लस 0.12x कितना है 5,000, तो x कितना होगा 5,000 डिवाइड बाय 1.1, ये होगा 4545, सॉरी 55,000 है ना, सॉरी 5,000 नहीं है 55,000। If 1.10x is equal to 55,000, x कितना होगा 55,000 डिवाइड बाय 1.1, x कितना होगा 55,000 डिवाइड बाय 1.1, ये होगा 50,000। क्या बात है, आई होप इधर राउंड फिगर्स आ रहे हैं ना, है ना। लास्ट बार हमारे फिगर्स थोड़े राउंड फिगर नहीं आए थे, इस क्वेश्चन में आई एम थिंकिंग कि राउंड फिगर आ रहा है, ठीक। यह आया 50,000, यह आया 5,000, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना था 50,000, इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना था 5,000, टोटल 55,000। अब ऑब्वियसली जितना ईयर 3 का ओपनिंग होगा उतना ही ईयर 2 का क्लोजिंग होगा, कितना 50,000। अब फिर से वही चीज करेंगे, क्या चीज, 50,000 क्लोजिंग बैलेंस इज आफ्टर डिडक्टिंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ 49,000, मतलब टोटल कितना होगा 99,000, टोटल कितना होगा 99,000। अब नीचे फिर से लिख के करने की जरूरत है क्या, कोई भी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है सर, सिंपल रीजन है, अगर ओपनिंग बैलेंस मेरा x है, इंटरेस्ट मेरा 0.1x है, मतलब 1.10x कितना है 99,000। अगर 1.10x 99,000 है, करिए 99,000 डिवाइड बाय 1.1, सिंपल 99,000 डिवाइड बाय 1.1, तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया मेरा 90,000। अगर ओपनिंग बैलेंस मेरा 90,000 है तो या तो आप 90,000 का 10% ले लोगे तो वो भी 9,000 आ जाएगा, या आप 99 माइनस 90 कर लोगे तो भी 9,000 आ जाएगा, वन एट द सेम थिंग।
अब क्या होगा सर, ईयर 2 का जो ओपनिंग है वही ईयर 1 का ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा 99। इफ 99,000 इज आफ्टर डिडक्टिंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ 53, करिए 99,000 प्लस 53,000, ये होगा 1,52,000। कितना होगा 1,52,000। लेट मी चेक, कुछ गलत लग रहा है, 90 और 53, एक मिनट, हाँ सॉरी 90,000 होगा। अब 90 प्लस 53 करोगे कितना होगा 1,43,000। सेम चीज इसमें 10% इंटरेस्ट मिला हुआ है, कर लिए 1,43,000 डिवाइड बाय 1.1, ये होगा 1,30,000। कितना होगा 1,30,000। 1,30,000 पर 10% कितना होगा 13,000। कितना होगा 13,000। अब यही क्लोजिंग होगा 1,30,000। टोटल 130 प्लस 70 कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज। एंड क्या ईयर 0 में कुछ भी इंटरेस्ट होगा नहीं, बिकॉज हमने देखा है सर ये जो 70,000 डाउन पेमेंट है, एंड क्या डाउन पेमेंट में कुछ भी इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है नहीं, बताइए। एंड क्या डाउन पेमेंट में कुछ भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है ना सर, बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है क्या, नहीं सर, कुछ भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट होता ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट 0 है तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 2 लाख रुपीज, एंड दिस इज माई कैश परचेज प्राइस। ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 2 लाख रुपीज, एंड दिस विल बी माई कैश परचेज प्राइस। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने सबसे पहले मुझे पूछा है कैश परचेज प्राइस, आप आंसर लिखोगे 2 लाख रुपीज। एंड क्वेश्चन ने मुझे पूछा है कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना मिला हुआ है। अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना मिला हुआ है। तो हमने देखा कि इंस्टॉलमेंट नंबर 1 में इंटरेस्ट कंपोनेंट मिला हुआ है 13,000, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 में इंटरेस्ट कंपोनेंट मिला हुआ है 9,000, इंस्टॉलमेंट नंबर 3 में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना मिला हुआ है 5,000। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना मिला हुआ है 13, सेकंड में 9, थर्ड में 5। एंड जैसे कि हमने देखा कि ओवर द 3 इयर्स जैसे 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 ईयर आगे बढ़ता जा रहा है इंटरेस्ट कंपोनेंट कम कम और कम होते जा रहा है। एंड जिसका रीजन हमें पता है, द सिंपल रीजन इज जैसे प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम होता रहेगा उसी तरीके से उस पर जो रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट है वो भी कम 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 होता रहेगा। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, बोलो बच्चों समझ में आया क्या। बोलो समझ में आया क्या। अरे बोलो ना कुछ तो बोलो ना, भया देवा नमः नमो नमः। डाउट, कोई भी डाउट। ओ महसूस तुझको मैंने किया जब तू न छुआ, देवा देवा नमः। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है। एंड देन हम लोग आज के लेक्चर को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, जिसे देख रहा है बहुत अच्छे, जिसको लग रहा है कि सर ये तो मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी हैंडराइटिंग है, एक बार आपके लिए रीड आउट कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मिस्टर अमित परचेस्ड अ कंप्यूटर, लिखेंगे मिस्टर अमित परचेस्ड अ कंप्यूटर having cash purchase price of rupees 2 lakh. Mr. Amit purchased a computer having cash purchase price of rupees 2 lakh. He paid down payment rupees 40,000. He paid down payment rupees 40,000 and the balance is payable, and the balance is payable in 4 installments, and the balance is payable in 4 installments containing an equal amount towards the principal and interest due. He paid the balance payable in 4 installments containing the equal amount towards the principal and the balance interest due at the rate 10% per annum. मतलब ये क्वेश्चन कुछ नया है, बिकॉज क्या इसमें कैश परचेज प्राइस दिया है, यस। क्या इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, यस। क्या इसमें हमको इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, नहीं सर इंस्टॉलमेंट्स नहीं दिए, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स का कैलकुलेशन कैसे हो गया वो बता दिया है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट 10%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट कंपोनेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट। आ जाइए ध्यान से देखेंगे। फॉर्मेट ये हमारा वही पुराना वाला फॉर्मेट, ये मेरा वही पुराना वाला। अब क्या इधर हमको कैश परचेज प्राइस गिवन है, यस। जैसे कैश परचेज प्राइस गिवन होता है ना,
आधी टेंशन तो वही कम हो जाती है, बिकॉज सर अभी ऊपर से कैलकुलेशन होगा एंड वी आर मोर कंफर्टेबल ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करने में रेदर देन नीचे से ऊपर कैलकुलेशन करने में। ठीक है, कितना ओपनिंग बैलेंस है सर? क्वेश्चन ने दिया है कैश परचेज प्राइस है 2 लाख। अभी तक तो हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि जो ईयर 0 होता है उसमें क्या कुछ भी कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है? नहीं। टोटल होगा 2 लाख रुपीस का, जिसमें से डाउन पेमेंट कितना पेड है? 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,60,000। कितना है? 1,60,000। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है सर? ईयर 1 में क्या बोला है? 4 ही इंस्टॉलमेंट्स है ना। ईयर 1 में क्या बोला है सर? ईयर 1 का ओपनिंग बैलेंस होगा 160, उस पर 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 16,000, ये हो गया 1,76,000। कितना हो गया? 1,76,000। इंस्टॉलमेंट का फिगर दिया है क्या? नहीं, लेकिन ध्यान से देखेंगे इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके स्टडी मैट में भी इंकॉर्पोरेट करवा दूंगा। मतलब जब ये स्टडी मैट आपके रिस्पेक्टिव घर पे आएगा, जब ये स्टडी मैट आपके घर पे आएगा तो आपको ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन नंबर दिखेगा 4, है ना। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा एज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या कहा गया है ध्यान से देखेंगे, बैलेंस इज पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एंड द बैलेंस इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट 10% पर एनम। मतलब क्या क्वेश्चन ने हमको जो इंस्टॉलमेंट है, क्या इंस्टॉलमेंट का फिगर दे दिया? नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला आपका इंस्टॉलमेंट इतना है जिसमें एक तो आप क्या करोगे, कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। बताओ कि कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है? 1,60,000। कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है? 1,60,000। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ये जो 1,60,000 का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, ये जो 1,60,000 रुपीज का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, ये हम आपको पे करने वाले हैं इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब 1,60,000 डिवाइड बाय 4, मतलब मेरे हर इंस्टॉलमेंट में 40,000 रुपए का तो प्रिंसिपल रहेगा। मेरा जो हर इंस्टॉलमेंट रहने वाला है उसमें सबसे पहले क्या रहेगा? उसमें सबसे पहले मेरा 40,000 रुपए का रहेगा प्रिंसिपल, 40,000 रुपए का प्रिंसिपल रहेगा। लेकिन सर इंस्टॉलमेंट में क्या सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा? नहीं सर, कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होगा। तो क्या बोला है? एंड द बैलेंस इज पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल। मतलब हर इंस्टॉलमेंट में 40,000 का प्रिंसिपल जाएगा एंड द बैलेंस इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट 10%। मतलब एक तो 40,000 रुपए का प्रिंसिपल जाएगा, दूसरा उस साल का जितना भी इंटरेस्ट होगा ना वो जाएगा। मतलब आ जाइए सर, ईयर 1 में इंस्टॉलमेंट कितना होगा? ईयर 1 में इंस्टॉलमेंट कितना होगा सर? ईयर 1 में ना 40,000 रुपए का प्रिंसिपल पे होगा प्लस 16,000 रुपीज का इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने क्या बोला है? जितना फिक्स अमाउंट प्रिंसिपल का जाना है इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 40,000 वो तो जाएगा ही। ओवर एंड अबाउ दैट क्या जाएगा? ओवर एंड अबाउ दैट 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट। मतलब कितना पेमेंट होगा? 56,000। कितना पेमेंट होगा? 56 कर दीजिए, माइनस 176 माइनस 56 करोगे कितना होगा? 1,20,000। इधर नीचे कितना आ जाएगा आपका? 1,20,000। 1,20,000 पर 10% कितना होगा इंटरेस्ट? 12,000। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,32,000। देन क्या बोला है? इंस्टॉलमेंट कितना है सर? इधर भी सेम होगा, 40,000 तो प्रिंसिपल का अमाउंट फिक्स है ही। ओवर एंड अबाउ दैट 40,000 आप क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट। एंड इस बार इंटरेस्ट कितना पे होगा? 12,000। पिछले साल का इंटरेस्ट पिछले साल में ऐड हुआ होगा 16,000। इस साल का इंटरेस्ट इस साल में ऐड हुआ होगा 12,000 रुपीज। मतलब ये हो जाएगा कितना? 52,000। बचा मेरा 80,000। अब तो केक वॉक बन गया है। 80,000 पर इंटरेस्ट 8,000, ये बचेगा 88,000। इधर कितना पे होगा सर? वही सेम 40,000 तो प्रिंसिपल पे होना ही है प्लस 8,000 रुपीज, ये पे हो गया मेरा 48,000। बचा कितना है? 40,000। देखते ही देखते हम लोग पता नहीं कब लास्ट ईयर में आ गए 40,000। इस पर 4,000 रुपीज का इंटरेस्ट, 44,000। 44,000 में लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या है? 40,000 रुपीज का प्रिंसिपल है, 4,000 रुपीज ये है। मतलब कितना हो गया? 44,000। एंड क्लोजिंग बैलेंस तो जीरो ही होना है। एंड क्लोजिंग बैलेंस तो जीरो ही होना है। क्वेश्चन मुझे पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन ने मुझे पूछा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट कंपोनेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट। पहले तो बता दो इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं सर? डाउन पेमेंट 40 है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 56, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 52, इंस्टॉलमेंट नंबर 3 48,000 एंड इंस्टॉलमेंट नंबर 4 कितना है? 44,000। जिसमें
सर डाउन पेमेंट में कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ है क्या? नहीं, शून्य। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 में 16,000 का इंटरेस्ट मिला हुआ है। इंस्टॉलमेंट नंबर 2 में 12,000 का इंटरेस्ट मिला हुआ है। इंस्टॉलमेंट नंबर 3 में 8,000 का इंटरेस्ट मिला हुआ है। एंड लास्टली इंस्टॉलमेंट नंबर 4 में 4,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला हुआ है। एंड जैसे कि हमको पता है एट द एंड ऑफ ईयर 4 ये बैलेंस क्या हो गया? 0। कितना बैलेंस हो गया एट द एंड ऑफ ईयर 4? 0/0 हो गया, 0। बताओ बेटा, समझ में आया कि ये वाला एग्जांपल आपको? ये वाला एग्जांपल कौन सा था जिसमें हमको क्वेश्चन ने इंस्टॉलमेंट का फिगर नहीं दिया लेकिन इंस्टॉलमेंट के बारे में दिया है। एंड इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या कहा कि जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट्स है ना, उसमें हमें पता है कुछ कंपोनेंट प्रिंसिपल का रहेगा, कुछ कंपोनेंट इंटरेस्ट का रहेगा। तो जितना भी हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट इन ईच इंस्टॉलमेंट है वो क्या है बेटा? सेम है। वो क्या है? सेम, एकदम 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 सेम है। बताओ बच्चों। डन। एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन आर डन, डन। बताओ आज के लेक्चर में जो भी देखा कंसेप्ट क्या उसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट है? बिलीव मी, मुझे पता है कि आप बोलोगे सर कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन इतना टाइम मांगते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लेक्चर्स में पूरा सिलेबस खत्म होता है, जिसमें से हम लोग पहले 2 लेक्चर्स में इतना डिटेल में कैलकुलेशन सीखेंगे ताकि बाद में जाके अकाउंटिंग आपके लिए केक वॉक बन जाए। एंड आई एम श्योर आपके लिए केक वॉक बन जाएगा। एंड ये जो हमारी बुक है हिसाब किताब, इस हिसाब किताब हमारी बुक में आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो है ही, लेकिन आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, इतने सारे क्वेश्चंस भर के रखे हैं ना, ताकि जो भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी आप कर लो। एंड बिलीव मी, अगले 2 से 3 लेक्चर के बाद ही जो हमारा रिसेंट एग्जाम हुआ था ना, कौन सा वाला? अभी वाला रे, अभी वाला जो रिसेंट एग्जाम हुआ था ना, उसका पेपर निकाल के क्वेश्चन कराऊंगा। हर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जो रिसेंट एग्जाम्स हुए ना 1-2 एग्जाम के, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिकॉज आई नो कि एक बार आप इंस्टीट्यूट के एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो अनदर लेवल ऑफ आपको कंफर्ट देता है। मुझे पता है कि क्लास क्वेश्चंस में सारी चीजें कवर हो रही है, लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे ना यार कि इंस्टीट्यूट के पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में 8 मार्क के लिए आया, एंड हम सर के साथ रेगुलर बैठ के 10 मिनट 15 मिनट में बना ले रहे, तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। एंड बिलीव मी, पढ़ाई हर कोई करता है। सच सच बोल रहा हूं, ऑनलाइन लेक्चर्स में बेटा पढ़ाई हर कोई कर लेगा, पढ़ा आपको कोई मेरे से अच्छा भी देगा, लेकिन हमें करना क्या है? आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरा हर स्टूडेंट रेगुलर रहे। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरा हर बच्चा उतनी मेहनत करे। मैं अपने एंड से पूरी मेहनत डाल रहा हूं, चाहे वो नोट्स पे हो, चाहे वो लेक्चर्स में हो, चाहे वो आपके रिविजन में हो, चाहे वो आपकी टेस्ट लेने में हो। लेकिन आप अपने एंड पे भी एक चीज मेक श्योर करोगे कि आप अपने एंड से क्लास में पूरा ध्यान दो। एंड क्लास के बाद बस एक बार जाके क्या कर लो? रिवाइज कर लो। मुझे पता है आपने अभी लेक्चर देखा, 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, एंड हार्डली आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। जो पिछले 1.25-2 घंटे में हमने देखा ना, आई नो कि उसको रिवाइज करने में हार्डली 15 मिनट या आधा घंटा लगेगा। बट बिलीव मी, अगर आपने डेली क्लास के बाद आधा घंटा भी डिवोट कर दिया ना, तो आपको जो हेल्प होगी ना अल्टीमेट रिवीजन में, वो बहुत ज्यादा होगी। एंड अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लेक्चर देखते चले गए टाइमली रिवाइज नहीं किया, तो लेक्चर का देखना कुछ सेंस बनाएगा नहीं। एंड मुझे पता है, मैं तो कई सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा ऑनलाइन में थ्रू आउट द इंडिया। अब कोई मेरा स्टूडेंट है जो 20 मार्क ला रहा है, कोई मेरा स्टूडेंट है जो 85-90 मार्क्स भी ला रहा है। क्या मैं किसी के लिए एफर्ट्स कम ज्यादा कर रहा हूं? नहीं सर, एफर्ट्स इक्वल है। रिजल्ट इन डिफरेंस जो आएगा वो आपके एफर्ट से आएगा। सो मेक श्योर करो आप अपने सिंसियर एफर्ट्स पुट इन करोगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी डिस्कशन को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स है उनका मैं लिंक पुट कर दूंगा। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप रेगुलर लेक्चर्स को जाकर परचेस कर सकते हो। अगर आपको डेमो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर करता हूं कि और कुछ डेमो लेक्चर्स आपके लिए आने वाले हैं यूट्यूब पे, सो दैट यू गेट टू नो बेटर अबाउट माय वे ऑफ टीचिंग। एंड आई एम श्योर एक्सपीरियंस इतना कहता है कि डेमो लेक्चर्स देखने के बाद आप लोगे, एंड सेम क्वालिटी एजुकेशन में आपको पूरे सिलेबस में प्रोवाइड करता रहूंगा। दैट इज अ गारंटी फ्रॉम माय एंड। आपको अपने एंड से क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। नहीं, लाइक करो, अभी वीडियो को लाइक करो, एंड मेक श्योर यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर मेंटोर CA मोहित अरोड़ा signing off. Bye.